उम्मीद फिजिक्स को मिले अपार प्यार के बाद डीजे राकेश फिजिक्स वाला प्रस्तुत करत हैं उम्मीद केमिस्ट्री और उम्मीद बायोलॉजी कंपटीशन वाला चैनल पर डीजे राकेश यानी अब उम्मीद में सिर्फ फिजिक्स का क्रैश कोर्स नहीं चलेगा, अब नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का क्रैश कोर्स चलेगा। फिजिक्स का फिजिक्स वाला अलग पांडे पे और केमिस्ट्री और बायो कंपटीशन वाला पे डीजे राकेश पढ़ाते हैं। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। So I welcome all of you to our beautiful सा चैनल फिजिक्स वाला। मेरा नाम है अलग पांडे और मैं आया हूं आपको एक छोटी सी उम्मीद देने। हमारे नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स का ये है डे नंबर 6 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, या जिसको आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या एनएलएम के नाम से जानते होंगे। आज इसके पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के कॉन्सेप्ट्स, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, ढेर सारे ट्रिक्स, मेंटोस जिंदगी मेथड्स एंड यस ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको रेगुलर ड्रिल पता होगी क्या क्या करना है। लेक्चर को देखते वक्त जब भी सवाल आए वीडियो को तुम पॉज करो, खुद से सवाल लगाओ, जब सवाल ना हो पाए तब वीडियो को आगे बढ़ाओ। लेक्चर खत्म होने के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करना है। प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगी? फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप के बैचेस सेक्शन में उम्मीद बैच पे जाकर क्लिक करेंगे, बाय नाउ आएगा, डरना नहीं है। बाय नाउ पे क्लिक करना है, 0 फी में इनरोल होना है। इनरोल होके प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करना है, फिर रात भर बैठ के प्रैक्टिस शीट को लगाना है। अगले दिन प्रैक्टिस शीट के जो भी क्वेश्चन फंसे हों उनके वीडियो सोल्यूशन देख के अपने डाउट्स को हटाना है। और वीडियो सोल्यूशन कहाँ पे आना है? फिजिक्स वाला के बैच में, फिजिक्स वाला के ऐप में, बैचेस सेक्शन में, उम्मीद बैच पे। तो इतनी कहानी आपको पता है, बाकी इसके पीडीएफ नोट्स भी वहीं पे आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो सबको पता होगी कि अब उम्मीद के अंदर सिर्फ फिजिक्स का क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, अब नीट केमिस्ट्री नीट बायो का क्रैश कोर्स भी चल रहा है कॉम्पिटिशन वाला चैनल पे। 2.5 मिनट हो गए, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाओ बच्चों, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। टुडेज गोल फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लेक्चर चलेगा गति में क्योंकि ये है क्रैश कोर्स। जिसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और फिजिक्स की इन डेप्थ फीलिंग चाहिए वो मेरे पुराने क्लास 11th और 12th के वीडियोस देख सकता है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स की लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है कि जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो बॉडी मोशन में जिस वेलोसिटी से है उस वेलोसिटी से चलेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। यानी एक्सटर्नल फोर्स के आने से ही बॉडी की स्टेट चेंज होती है, बस यही बात है। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी हर बॉडी या तो रेस्ट पे रहे तो रेस्ट पे रहेगी, अगर चल रही है तो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। इफ एफ नेट इज 0, अगर टोटल फोर्स 0 है, किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे, है ना। टोटल फोर्स कैसे किया है हमने? F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर सबको ऐड किया इक्वल टू 0। तो अगर नेट फोर्स 0 है ऑन अ बॉडी या ऑन अ सिस्टम, तब बच्चों फोर्स 0 है तो क्या 0 होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा। सो ए नेट इज ऑल्सो 0। नेट फोर्स 0 तो नेट एक्सेलरेशन 0। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन 0 है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो अगर बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स क्या है? 0 है। बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स क्या है? 0 है। या किसी सिस्टम पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है तो उस सिस्टम या बॉडी का एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। इस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखें तो 2 प्रकार के होंगे, स्टैटिक और डायनेमिक। और जब वर्क पर एनर्जी करेंगे तो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल के प्रकार के होंगे। यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जब बॉडी रेस्ट पे हो, डायनेमिक मतलब जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो। स्टैटिक मतलब बॉडी रेस्ट पे, डायनेमिक मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से। आइए सवाल करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहला सवाल आ गया हमारे पास नीट 2013 का। नीट 2013 का क्या है सवाल? द मासेस मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड v। ये तीनों मासेस ऊपर चल रहे हैं कैसे? कांस्टेंट स्पीड v से चल रहे हैं। कैसे? कांस्टेंट स्पीड v से, तीनों मासेस कांस्टेंट स्पीड v। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। ये पूछ रहे हैं कि 2m पे लगने वाली नेट फोर्स क्या है? 2m पे लगने वाली नेट फोर्स क्या है? और हमको क्या बताया है? मासेस कैसे चल रहे हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो बेटा अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही तो उसका एक्सेलरेशन 0, यानी उस पे लगने वाली नेट फोर्स 0, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है? खुद ही बोला है, सवाल में ही आंसर है। द मासेस मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड v। और किधर जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, है ना? दिखा दिया, डायरेक्शन तो दिख ही रहा ऊपर। तो स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है, यानी वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी बॉडी पे लगने वाला एक्सेलरेशन 0 है, यानी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है। क्लियर है? तीनों कांस्टेंट वेलोसिटीज चलेंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों एक ही स्ट्रिंग से बंधे हैं, तो तीनों की वेलोसिटी सेम होगी, है ना? द मासेस मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड v। तो इसकी v होगी, तो इसकी भी v, इसकी भी v। इसमें कोई डाउट मत सोचना कि अलग अलग स्पीड, सब एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हैं और स्ट्रिंग बीच में ऐसे स्लैक नहीं करेगी। तो सबकी स्पीड v है, सबकी स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0। नेक्स्ट, नीट 2019 नीट 2019 क्या सवाल है? A particle moving with velocity v is acted by three force shown by the vector triangle PQR. The velocity of particle will remain constant, change according to the smallest force QR vector, increase या decrease। एक बॉडी है बेटा, बॉडी पे तीन फोर्सेस लग रही हैं, बॉडी पे तीन फोर्सेस लग रही हैं। पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस। ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा और इसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं, शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR, शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो एक पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं, वो तीन फोर्सेस ऐसे शोन है। तो बॉडी की वेलोसिटी का क्या होगा? बेटा अगर तीन फोर्सेस मिलके एक कंप्लीट ट्रायंगल बना रही हैं, यानी उन तीन फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है। मान लो तीन फोर्सेस हमारी हो गई QR, PR एंड PQ, है ना? मान लेते हैं, लाल से लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि थ्री फोर्सेस हमारी हैं, मान लेते हैं वो थ्री फोर्सेस हमारी हैं। एक हो गई हमारी QR, एक हो गई हमारी RP और एक फोर्स हो गई हमारी PQ। देखो जैसे दिया है वैसे ही लिख दिया हमने। तीन फोर्सेस को हमने मान लिया, एक हो गई QR, एक हो गई RP, एक हो गई PQ। अच्छा जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊं तो QR वेक्टर प्लस RP वेक्टर इज इक्वल्स टू QR वेक्टर प्लस RP वेक्टर, ये प्लस ये क्या होगा? ये, है ना? इफ टू साइड्स आर रिप्रेजेंट टू vectors are presented by two sides of a triangle taken in same order, the resultant given by the third side taken in opposite order, है ना? If two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई same order में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा कि नहीं? इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा कि नहीं? ये ऐसे, कौन सा वेक्टर? QP वेक्टर। तो इज इक्वल्स टू QP वेक्टर। तो QP को इधर ले आते हैं, QR वेक्टर प्लस RP वेक्टर माइनस QP वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। बेटा माइनस QP को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस PQ लिख सकते हैं। भाई PQ और QP क्या होंगे? एक दूसरे के नेगेटिव, यस और नो? PQ वेक्टर, यहाँ से देखो PQ वेक्टर क्या होगा? PQ वेक्टर क्या होगा? माइनस QP वेक्टर होगा। तो यहाँ से QP वेक्टर को हटा के प्लस PQ लिख सकते हैं। सो QR वेक्टर प्लस RP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, तीनों का सम कितना हो गया? 0। और यही तो तीन फोर्स आपने मारी थी, QR, RP, PQ। QR, RP, PQ का सम कितना है? 0। इसका मतलब क्या है? बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी है? 0 है। बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा तो बॉडी के ऊपर जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो सवाल इसी पे था। A particle moving with velocity v is acted by three forces
शोन बाय दी वेक्टर ट्रायंगल PQR। यहाँ से एक चीज़ समरी बना लो अपने दिमाग में, याद रखना ये कि अगर तीन फोर्सेस क्या बना रही हैं, ट्रायंगल बना रही हैं, कंप्लीट ट्रायंगल या कंप्लीट स्क्वायर या कंप्लीट पॉलीगन, अगर कोई भी तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर कोई क्लोज्ड फिगर फॉर्म कर रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर में, तो उनका सम 0 होता है। बात समझ में आ गई? कोई भी तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर अगर क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर में, तो उन वेक्टर्स का सम 0 होता है। यहां पे करके दिखा दिया, एक फोर्स QR है, एक फोर्स RP है, एक फोर्स PQ है, जैसा बनाया है वैसा लिख दिया हमने। फिर हमने कहा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं, QR वेक्टर प्लस RP वेक्टर किसके बराबर होगा, QP वेक्टर के। QP को इधर ले आए -QP। अब बेटा -QP प्लस PQ के बराबर होगा, रख दिया, सम 0, नेट फोर्स 0, नेट एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड थीटा फॉर इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0 हो। जरूरी नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे हो, ये याद रखना। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में बॉडी रेस्ट पे होती है, डायनेमिक में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है ना। चलती हुई बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। तो नेट फोर्स 0 करनी है, थीटा निकालना है। तो बेटा यहाँ पे m√2m है, तीनों के ऊपर नेट फोर्स 0 होगी। सबसे पहले यहाँ पे हम फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। इस m की बात करें तो इस पे इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, ऊपर लगेगी टेंशन की फोर्स T। टेंशन की फोर्स कैसे लगती है, अवे फ्रॉम द पॉइंट लगती है, जिस पॉइंट पे देखोगे वहां से दूर जाती हुई लगती है। तो हम फोर्सेस बनाते हैं, यहाँ पे तीन मासेज हैं, m√2m। बेटा ये सब बहुत हलवा चीजें हैं इसलिए तेज चल रहा हूँ। नीचे वेट लगा इसका mg, ऊपर टेंशन फोर्स लगी किधर, अवे फ्रॉम दी पॉइंट। दूसरी बात, जब तक स्ट्रिंग नहीं बदलती तब तक टेंशन नहीं बदलती, प्रोवाइडेड स्ट्रिंग मासलेस हो। आपके सिलेबस में मैक्सिमम टाइम स्ट्रिंग मासलेस होती है, सिवाय एक सवाल जो मैं आज कराऊंगा। तो जब तक स्ट्रिंग मासलेस हो, जब तक स्ट्रिंग मासलेस हो तब तक आप याद रखोगे T रिमेन्स सेम फॉर सेम स्ट्रिंग। तो जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी तब तक टेंशन फोर्स चेंज नहीं होगी। दिखाई पड़ रहा है सबको, T रिमेन सेम फॉर सेम स्ट्रिंग। जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी तब तक टेंशन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ नीचे mg लगी, ऊपर टेंशन। टेंशन किधर ऐड करती है, अवे फ्रॉम दी पॉइंट, तो यहाँ से ऊपर की तरफ है ना। जहां भी टेंशन पूछे उसको कहा जाता है वहां बैठ के छाता खोल दो। तो यहां बैठ के आपने छाता खोला, छाता किधर जा रहा है, इधर को, तो टेंशन इधर बना दी। ठीक है, इसकी बात करें बेटा, इस पे भी नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स है ना, अवे फ्रॉम दी पॉइंट। चलो यहां पे आते हैं बेटा, इस पे फोर्स एक नीचे की तरफ लगेगी, √2mg, इसका मास √2 है, तो नीचे की तरफ √2mg। टेंशन फोर्स इस तरफ T और इस तरफ भी T। टेंशन क्यों सेम रखी है बेटा, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं बदली है और स्ट्रिंग मासलेस होती है अनलेस स्पेसिफाइड। जब तक बताया ना जाए तब तक स्ट्रिंग को मासलेस लेते हैं। तो यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम दी पॉइंट T इधर, अवे फ्रॉम दी पॉइंट T इधर। तो इस पे दो टेंशन लग रहे हैं, पर उनका भी कुछ कंपोनेंट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक टेंशन इधर और एक टेंशन इधर लग रहा है। आ जाओ बच्चों, अब बोला है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 होगी हर एक बॉडी पे। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो F net इज 0 ऑन ऑल मासेस। F net इज 0 ऑन ऑल मासेस। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले M की बात करें तो M की बात करें, नीचे mg ऊपर T, तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तभी नेट फोर्स 0 होगी। तो अगर मैं M की बात करूं, अगर मैं M की बात करूं तो नीचे mg ऊपर T, तो T इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा, है ना। जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे, बाद में और तेज चलेंगे। अब √2m की बात करते हैं, आ जाओ। तो ये √2m है, √2m की बात करते हैं। सो √2m, इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ कौन सी है, √2mg, यही लिख देते हैं। √2m की बात करते हैं तो √2m पे नीचे की तरफ √2mg, ऊपर की तरफ इधर से t cos थीटा, इधर से भी t cos थीटा। भाई सिमेट्री से देखो, अगर वो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सो t cos थीटा, t cos थीटा कितना हो गया, 2t cos थीटा। और नीचे कितनी है, नीचे कितनी है, √2mg, t cos थीटा, t cos थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू √2mg।
अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर मास पे नेट फोर्स 0 होगी। इस पे नेट फोर्स 0, नीचे mg ऊपर t, इस पे नेट फोर्स 0, नीचे mg ऊपर t, दोनों को बराबर कर दिया। इस पे नीचे √2mg ऊपर t cos थीटा 2t cos थीटा, तो जितनी ऊपर है उतनी नीचे हुई, नेट फोर्स 0 हो गई। बेटा यहाँ से t की वैल्यू mg पुट कर दोगे, 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू √2mg, t की जगह mg पुट कर दो, 2mg cos थीटा इज इक्वल्स टू √2mg। बेटा mg मर जाएगा, cos थीटा √2/2, यानी cos थीटा आ जाएगा √2/2। तो बेटा नीचे 2 को √2 लिख सकते हैं, 2 को √2 लिखोगे, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। cos थीटा 1/√2 कब होता है बेटा? जब थीटा 45 डिग्री हो। तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। मार के इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड MA फॉर इक्विलिब्रियम। बेटा अब हमसे जैसे ही बोला है इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है? F नेट क्या है? 0 है फॉर ऑल मासेस, फॉर ऑल मासेस। चलो इसमें इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट भी आ जाएगा, फॉर ऑल मासेस, फॉर ऑल मासेस। चलो ए की बात करें बेटा, ए इक्विलिब्रियम में होगा, 2 की बात करें 2 इक्विलिब्रियम में होगा, और ये वाला 2 kg भी इक्विलिब्रियम में होगा। सबके ऊपर चलो फोर्सेस बनाते हैं। तो 2 kg पे फोर्स, इसमें नेक्स्ट पेज पे लाया हूँ, नहीं लाया हूँ। 2 kg पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगी mg बोले तो 2g, इसका मास कितना है 2, तो नीचे mg बोले तो 2g नीचे लग गई। बोलो समझ में आया? 2 kg पे फोर्स नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ mg, m बोले तो 2, तो 2g, ऊपर की तरफ टेंशन t, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे बताओ बेटा, नीचे की तरफ इसका मास m मान लें, mg, ऊपर की तरफ टेंशन t। अच्छा, अब टेंशन चेंज होगी, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गई है। अगर ध्यान से देखो तो बीच में स्ट्रिंग बदल गई है। टेंशन रिमेन सेम अंटिल स्ट्रिंग रिमेन सेम, पर इस बार स्ट्रिंग, थोड़ा तेज चल रहा हूँ मुझे पता है, इस बार स्ट्रिंग बदल गई है। यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है, इसके बाद स्ट्रिंग चेंज है। नीचे mg ऊपर t, यहाँ पे आओ, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट t, इस पे एक फोर्स और लगेगी नीचे की तरफ। इंक्लाइन प्लेन में जब बॉडी होती है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है? mg sin थीटा, है ना। इंक्लाइन प्लेन पे जब बॉडी होती है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है? mg sin थीटा। आई होप आप लोग को ये बात पता होगी। अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है m, तो नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगती है? ये एंगल थीटा, तो कितनी लगती है? mg sin थीटा लगती है। ठीक है, और एक फोर्स लगती है ऐसे mg cos थीटा। ये हम लोग ने mg के 2 कंपोनेंट किए हैं जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे होती है। ठीक है, mg यहाँ पे 2 कंपोनेंट में बढ़ जाती है। यहाँ पे जो mg की फोर्स होती है, ये mg, ये 2 कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg cos थीटा। और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल रिएक्शन निकालें, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ यूं बनेगा। इस सवाल में इसकी जरूरत नहीं है, ऐसी बता रहा हूं। ये नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, किसके बराबर आ जाएगा? mg cos थीटा के, अगर कोई मोशन नहीं हो रहा और कोई नॉर्मल फोर्स, वर्टिकल फोर्स नहीं है। तो ये मैंने आपको कुछ थोड़ी सी बेसिक बता दी। इंक्लाइन प्लेन के बारे में थोड़ा बता दिया कि इंक्लाइन प्लेन में जो mg फोर्स होती है वो इधर mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कितनी आती है? mg cos थीटा। mg sin थीटा इज अलोंग द इंक्लाइन एंड mg cos थीटा इज नॉर्मल टू इंक्लाइन। ठीक है, mg cos थीटा को बैलेंस करने के लिए कौन आ गया? नॉर्मल रिएक्शन आ गया। हाँ, वापस आते हैं सवाल के अंदर। इस पे 2g नीचे, टेंशन ऊपर, इस पे टेंशन नीचे, और बेटा इस डायरेक्शन में और कौन सी आएगी? mg sin थीटा आएगी कि नहीं आएगी? अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा, तो 2g sin 30, 2g sin 30, 2g sin 30, 2g sin 30। अब बेटा स्ट्रिंग चेंज हुई है तो टेंशन चेंज हो जाएगी। यहाँ टेंशन बोल देते हैं T1, यहाँ स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ टेंशन T1, नहीं यहाँ इसका मास mg। क्लियर है? स्ट्रिंग चेंज हुई तो टेंशन चेंज हो गई, T की जगह T1, वहाँ भी T1 और mg कर दिया। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। आ जाओ, इससे स्टार्ट करें, इस वाली 2 kg से। तो इस वाली 2 kg को अगर हम इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो यहाँ से हमें समझ में आता है T किसके बराबर होगा? 2g के बराबर होगा, ऊपर नीचे फोर्स बराबर होगी। फिर इस वाले को देखो, इधर फोर्स T1 है, इधर T, और 2g sin 30 है ना। अगर हम इसकी बात करें 2 kg ऑन इंक्लाइन की, 2 kg ऑन इंक्लाइन की अगर हम बात करें तो क्या दिख रहा है? नीचे T है, नीचे 2g sin 30 और ऊपर T1 है, यानी T1 इज इक्वल्स टू T प्लस 2g sin 30। बोलो सही है?
ऊपर T1 नीचे T और 2G sin 30 है। सो T1 इज इक्वल्स टू T कितना है हमें मिल चुका है 2G के बराबर प्लस 2G sin 30। sin 30 कितना हो गया हाफ, 2 कैंसिल, T1 की वैल्यू कितनी आ गई 3G। बोलो सही है। अच्छा लास्ट वाला देखो, A को देखें तो नीचे mg ऊपर T1, A को अगर हम देखें तो क्या है नीचे mg है ऊपर T1 है। ध्यान से देखो नीचे mg ऊपर T1, यानी T1 किसके बराबर होगा mg के बराबर होगा। इसका मास ही तो हमें निकालना है। T1 कितना है 3g है इज इक्वल्स टू mg, यहाँ से g और g मर गया, मास कितना आया 3 kg, तो यहाँ पे 3 पे मार्क कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पढ़ाता चलूँगा जहाँ जहाँ मुझे कुछ नई चीज़ दिखेगी, ठीक है। अदरवाइज अगर पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ जहाँ जो चीज़ मिलती चलेगी आपको मैं बताता चलूँगा। बाकी इसके बारे में फ्रिक्शन के लेक्चर में भी बहुत चर्चा करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, तीनों बॉडीज को इक्विलिब्रियम में रखा। टेंशन के बारे में ये समझ में आया कि स्ट्रिंग चेंज होने पे टेंशन चेंज हो जाती है। यहाँ देखो रस्सी बदल गई है, मास के बाद नई रस्सी आ गई। इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ mg sin थीटा लगता है, mg sin थीटा। नेक्स्ट भाई क्या है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम कब लगाते हैं जब तीन फोर्सेज हों। लामीज थ्योरम कब लगाते हैं जब आपके पास तीन फोर्सेज हों F1 F2 F3 और ऐड कर रही हो ऑन द सेम पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस। जब आपके पास 3 कॉन्क्यूरेंट फोर्स हों, कितनी फोर्स होनी चाहिए 3 और कॉन्क्यूरेंट होनी चाहिए। कॉन्क्यूरेंट मतलब एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट। सेम पॉइंट मतलब सेम पार्टिकल, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग पार्टिकल को पॉइंट समझते हैं, हम लोग पार्टिकल को पॉइंट। तो एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट मतलब सेम बॉडी है ना। आप सेम पॉइंट को क्या समझना, सेम बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। तब आप ये लॉ लगा सकते हैं। तो तीन फोर्सेस के इक्विलिब्रियम में लाने में ये लॉ हेल्पफुल होता है। क्या होता है बेटा इसमें, अगर तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रही हैं F1 F2 और F3 और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसके बाद अगर बॉडी किस में है इक्विलिब्रियम में है, यानी इन तीन फोर्सेस का वेक्टर सम क्या है 0 है। यानी इसमें कंडीशन है इफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, अगर तीन फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है तब F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। यानी फोर्स उठाओ और अपोजिट वाले साइड का साइन उठाओ। तीन फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट है, ठीक है। यहाँ एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ गामा, यहाँ बीटा। सो F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा, ये लिखा हुआ है। इसके ऊपर प्रैक्टिस शीट में आपको एक सवाल मिल जाएगा तीन फोर्सेस के इक्विलिब्रियम में, ठीक है। प्रैक्टिस शीट में आपको इसका सवाल मिल जाएगा। शुरुआत में ही शायद पहला सवाल है, शायद आई थिंक सो। प्रैक्टिस शीट का फर्स्ट या सेकंड सवाल होगा, है ना। फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन पे ही आपको ये मिल जाएगा, तो इसको लगाना। चलो समझ में आ गया। फोर्स उसके सामने वाले एंगल का साइन इज इक्वल्स टू फोर्स उसके सामने वाले एंगल का साइन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं क्या पता सीधा सीधा पूछ ले, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई लामीज थ्योरम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कॉन्करेंट फोर्स क्या होती है, बना के सीधा सीधा डायग्राम दे दे, फॉर्मूला पूछ ले, कुछ भी कर सकता है नीट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूटन सेकेंड लॉ। भाई सेकेंड लॉ बहुत सिंप्लीफाइड चीज कहता है। वो ये कहता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। कहता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, और कुछ नहीं। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वेरी सॉरी, रेट चेंज इन मोमेंटम तो इंपल्स के बराबर होता है। पानी पियो मास्टर, मास्टर पानी पी, जल्दबाजी में गलत मत पढ़ा। मास्टर गाना गा, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होता तो इनको पता होता। दूसरी बात, अगर 100 टुकड़े करोगे तो सब में आपकी पूरी इमेज नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर उस मिरर की हाइट आपकी हाइट से आधे से भी छोटी है तो आपकी पूरी इमेज दिखेगी नहीं। सो हाउ कैन यू से कि 100 में भी, इनको कहना चाहिए 100 में भी आधे दिख रहे हैं, किसी में मुंह दिख रहा है। Okay, let's come to the topic. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body and change takes place in the direction of the applied force. ये क्या कह रहे हैं कि बेटा जो फोर्स होती है वो क्या होती है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, सभी को पता होगा। चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा ये तो निकली एवरेज फोर्स। अगर एवरेज फोर्स निकालने को मुझसे बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगा,
फोर्स एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। पर अगर मेरे से कोई इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, सभी को समझ में आ गया होगा। कोई मेरे से इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को F इज इक्वल्स टू डी पी बटे डी टी लिखना पड़ेगा, डी पी बटे डी टी लिखना पड़ेगा, डी पी बटे डी टी लिखना पड़ेगा। F इज इक्वल्स टू डी पी बटे डी टी लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, सभी को पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यूवी मेथड से इसको डिफरेंशिएट करें। ध्यान से देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है डी पी बाई डी टी, है ना। तो यूवी मेथड से डिफरेंशिएट होगा, है ना। ये फंक्शन देखो दो फंक्शन से बना है, m और v से, x और y से। तो यूवी मेथड याद है डिफरेंशिएशन का, पहली क्लास में पढ़ाया था। पहले m को कांस्टेंट लेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को कांस्टेंट लेंगे और m को डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो बात समझ में आई। ये फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू ma कंडीशनल फॉर्मूला होता है। ये फोर्स का ऐसा फॉर्मूला है जो 100% करेक्ट है और F इज इक्वल्स टू ma कंडीशनल करेक्ट है। बात समझ में आई। F हमने क्या बोला, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो ये दो चीज़ का फंक्शन हो गया। अब दो तीन u और v, uv मेथड से डिफरेंशिएट होगा। हाँ, मोमेंटम को डिफरेंशिएट करना है तो u कांस्टेंट dv बाई dt, फिर v कांस्टेंट dm बाई dt। ये हमेशा करेक्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे सिलेबस में 99% टाइम क्या होता है, 90% टाइम्स हम क्या देखते हैं अपने सिलेबस में कि मास कांस्टेंट रहता है। 95 नहीं लिखा मैंने, 90% टाइम क्या होता है हमारे सिलेबस में, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बेटा अगर मास कांस्टेंट हो जाएगा तो ध्यान से देखो, dm बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो, चेंज इन मास विल बी जीरो, चेंज इन मास हो ही नहीं सकता। तो ये टर्म जीरो होने के बाद फोर्स क्या बन जाएगी, m dv बाई dt। बात समझ में आ रही है कि ऊपर से उड़ रही है, बात समझ में आ रही कि ऊपर से उड़ रही है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी फोर्स dp बाई dt, ये कौन कहता है, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। टू बी वेरी स्पेसिफिक, सेकंड लॉ एक्चुअल में ये कहता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। उसके बाद जो कांस्टेंट लगता है प्रोपोर्शनैलिटी का वो इत्तेफाक से 1 आ जाता है। बेसिकली सेकंड लॉ तो ये है, अगर पूछ ले सेकंड लॉ क्या है, सो दिस इज सेकंड लॉ। अब जब टू मच टू से इन सो लेस टाइम, दिल में कितनी बातें थी और समय कितना कम था, हम हाले दिल कह ना सके, वो हमारे जज्बातों को समझ ना सके और कहानी आगे बढ़ी नहीं, है ना। तो जो कहानी आगे ना बढ़ पाए उसे एक मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। तो इसको मत छोड़ना, नीट के एग्जाम को वापस आओ। सो F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt लिख दिया, ये एक्चुअल में सेकंड लॉ है। जब इक्वल टू लिखोगे कांस्टेंट k आएगा और प्रोपोर्शन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k कितना होता है, 1 होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, p की जगह mv लगा, dp बाई dt लिखा, फिर मोमेंटम mv है तो m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। फिर हमारे सिलेबस पे मास 90% टाइम कांस्टेंट, dm बाई dt 0, F इज इक्वल्स टू m dv बाई dt, यहाँ से F इज इक्वल्स टू ma। तो ये फॉर्मूला तभी ट्रू होगा जब मास कांस्टेंट हो। तो अभी आप जितने भी सवाल कर रहे हो सब में मास क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है, सब में मास क्या है, कांस्टेंट है। मीनवाइल एक चीज़ और समझो, मान लो हमसे कभी चेंज इन मोमेंटम पूछ लेता है तो बेटा यहाँ से देखो dp की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल f dt, इंटीग्रल f dt, dp की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल f dt, है ना। अगर इसको भी इंटीग्रेट कर दें, यानी अगर हमसे कोई चेंज इन मोमेंटम पूछे तो फोर्स वर्सेस टाइम का हम एरिया बता सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है। अगर कोई हमसे चेंज इन मोमेंटम पूछे, अरे सर क्या बता रहे हो, देखो मेरे साथ क्रैश कोर्स में शुरुआत से बने होगे तो ही चीज़ें समझ में आएगी, या तो कहीं से पढ़ के आओगे तब चीज़ें समझ में आएगी, फ्रेश बिगनिंग करोगे तो भी समझ में आएगा, फिर स्टार्टिंग से बने रहो। दोनों नहीं मानना है तो फिर कैसे चलेगा, है। तो क्या बोल रहा हूँ, dp इज इक्वल्स टू इंटीग्रल f dt लगा दिया, dp इज इक्वल्स टू इंटीग्रल f dt लगा दिया। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f dt, यानी अगर हम पूछें चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ से भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। ये एरिया क्या देगा आपको, चेंज इन मोमेंटम, है ना। इंटीग्रल dp यानी डेल्टा p आपको कहाँ से मिल सकता है, एरिया अंडर एफ टी कर्व। तो कहीं एग्जाम में आपको एफ टी कर्व दे दे और क्या पूछ ले, चेंज इन मोमेंटम पूछ ले, 2006 में पूछा था तो आप ऐसे ही बताओगे। एग्जाम में आपको फोर्स और टाइम का एरिया दे दे तो आपसे क्या पूछ ले, चेंज इन मोमेंटम, तो कैसे बताओगे, एरिया अंडर द कर्व से बताओगे।
भैया ये तो मैंने पढ़ाया है ना, इंटीग्रल वाई डी एक्स क्या होता है, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। और इसके बाद ये कहानी भी समझ में आ गई। ये सेकेंड लॉ था। सवाल करते हैं सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है बेटा, इक्विलिब्रियम पे। इस तरह से सवाल आ सकता है, फर्स्ट लॉ किस चीज पे बेस्ड है, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी तब तक बॉडी अपने स्टेट को नहीं छोड़ेगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सीबीएसई एआईपीएमटी 2001 का सवाल। क्या सवाल कह रहा है, अ प्लेयर टेक 0.1 सेकेंड इन कैचिंग अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर। तो ये प्लेयर है बेटा, बॉल को कैच कर रहा है, ये बॉल उसके हाथ में आके रुक जाएगी। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और इसके हाथ में आके क्या होगा, बॉल रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितने टाइम में ये खेल हुआ, ये खेल हुआ टाइम इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड में। तो बॉल का एक्सेलरेशन निकाल लो, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बटे टी। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20, टाइम 0.1, कितना हो गया, -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्ड हो रही है, बॉल रुक रही है। बेटा फोर्स क्या हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि मास कांस्टेंट है, बॉल का मास तो चेंज होगा नहीं। मास 150 ग्राम है, उसको केजी में चेंज कर लो, 150 बटे 1000 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 200। यहाँ से 1 0 1 0 0 0 0 0 कैंसिल, कितनी फोर्स आई, -3 न्यूटन। माइनस क्यों आई, क्योंकि फोर्स नीचे को लग रही है ना। या ऐसे कह सकते हो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, या बोल सकते हो कि ये फोर्स किस पे लग रही है, बॉल पे। तो रिटार्डिंग फोर्स हमें लगानी है, शायद वर्ड भी यूज हुआ हो, द फोर्स नहीं पूछा है। इंपार्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर इज 30 न्यूटन, आंसर हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, अच्छा 0.3300 बाकी। चलो, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अब ये कनेक्टेड बॉडीज हैं, ये सब कैसे चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। कनेक्टेड बॉडीज कैसे चलती हैं बेटा, साथ साथ चलती हैं। जन्मों के साथी हम हैं हाथी, हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी थोड़े से हाथी, हम साथ साथ हैं। तो ये बॉडीज कैसे चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। तो बेटा अच्छा, अब इसमें ये बताओ, पहली बॉडी क्यों चली, फोर्स की वजह से। दूसरी बॉडी क्यों चली, सर वो फोर्स लग रही है ना, तो सर वो ऐसे ऐसे फिजिक्स ये सब नहीं मानती। तीसरी बॉडी M3 क्यों चल रही है, सर ये फोर्स लगती है तो वो उसको धक्का देगा, तो वो उसको धक्का, एग्जैक्टली ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। धक्के का नाम क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन। जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में होती है, उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होता है। मेरी बातें ध्यान से सुनना, हर लाइन के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग होती है। अगर दो बॉडी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन 0 है, इसका मतलब वो दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, याद रखना। अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है ना। क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो कहानी क्या है, इसने इसको पुश किया, M1 ने M2 को पुश किया। मान लो M1 ने M2 को पुश किया, कलर चेंज कर लेते हैं, लाल कलर से लिखते हैं। मान लो M1 ने M2 को पुश किया विद अ फोर्स ऑफ लेट अस से N, तो M2 भी पलट कर M1 को पुश करेगा विद अ फोर्स ऑफ N। ये कौन सी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। कहाँ लगती है, जब भी बॉडी कांटेक्ट में होती है। कनेक्टेड बॉडी देखो कांटेक्ट में है, ये टच कर रही है एक दूसरे को। तो M1 ने इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, M2 ने इधर लगाया। यहाँ की बात करें बेटा क्या होगा, अब M2 इस पे इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इसको N1 बोल देते हैं, और M3 इस पे इधर लगाएगा, इसको भी N1 बोल दिया। M3 किसकी वजह से चल रहा है, N1 की वजह से। M2 किसकी वजह से चल रहा है, दो फोर्सेस इस पे, N भी है और N1 भी है, और M के ऊपर F भी है और N भी है। बात समझ में आ रही है। M1 M2 पे क्या लगा रहा, N। M2 M1 पे क्या लगा रहा, N। M2 M3 पे क्या लगा रहा, N1। M3 M2 पे क्या लगा रहा, N1। समझ में आ रही है। M1 M2 पे N, ये N किस पे लग रहा, M2 पे, और M2 M1 पे N, ये N किस पे लग रहा, M1 पे। इसको और थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बहुत प्रॉपर बना लेते हैं। M1 M2 पे क्या लगाएगा, M2 पे क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन। M2 M1 पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन N। M2 M3 पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन N1। M3 M2 पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन M1। अब बोला है तीनों बॉडीज कनेक्टेड हैं, तो बेटा तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब यहाँ पे ज़्यादा इक्वेशन बाजी नहीं करना है, यहाँ पे ज़्यादा इक्वेशन बाजी नहीं करना है। यहाँ पे एक मेंटोस जिंदगी मेथड पकड़ेंगे, जो यहाँ से आगे कई क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। मेंटोस जिंदगी मेथड हमसे ये कहता है, मेंटोस जिंदगी मेथड हमसे ये कहता है कि अगर कनेक्टेड बॉडीज हैं,
कैसी हैं? अगर कनेक्टेड बॉडीज़ हैं सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। यहाँ नेट फोर्स कितनी है? F, और नेट मास कितना है? m1 प्लस m2 प्लस m3। और ये तीनों कैसे चल रहे हैं? साथ साथ, यानी तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ए कितना हो जाएगा? नेट फोर्स कितनी है? F, और नेट मास कितना है? m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये एक्सेलरेशन सबका कॉमन एक्सेलरेशन हो गया। A इज सेम फॉर एवरीवन, तो इसका एक्सेलरेशन भी आगे की ओर A, इसका एक्सेलरेशन भी A, इसका एक्सेलरेशन भी A। अब आपसे अगर n1 n पूछ लिया जाए तो m3 के हिसाब से देखो, अगर आपको n1 और n निकालना हो, अब यहाँ से अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो n1 कैसे निकलेगा? देखो m3 के मोशन को देखो, m3 को आगे खींचने वाला कौन है? सिर्फ n1 है, और किस एक्सेलरेशन चल रहा है? A। तो इसके लिए F इज इक्वल्स टू ma अगर लिखें तो m3 के लिए अगर हम लिखें तो n1 उसको आगे ले जा रहा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बन गया। इसको आगे कौन ले जा रहा? n1। आगे कौन ले जा रहा? n1। एक ही फोर्स लग रही है n1, इसकी वजह से आगे जा रहा। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर n निकालना है, n1 निकल आया, अगर n निकालना है तो m1 को देख लो, m1 को आगे लग रही F, पीछे लग रही n। m1 के ऊपर दो फोर्स हैं, आगे लग रही F, पीछे लग रही n, और ये किधर चल रहा? आगे को चल रहा एक्सेलरेशन A से। तो नेट फोर्स किधर है? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? इधर लग रही F और इस पे पीछे लग रही n। तो नेट फोर्स देखो, n निकालना है तो m1 देखा, n1 निकालना तो लास्ट वाला देख लिया। इससे नहीं फायदा होना, इसमें दोनों है ना। तो बेटा आगे की तरफ F, पीछे की तरफ n लग रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? F माइनस n इज इक्वल्स टू m1a। F माइनस n क्यों किया? बेटा जिधर एक्सेलरेशन हो उधर ही नेट फोर्स होती है, इतना याद रखना, ठीक है। क्या हो? जिधर एक्सेलरेशन हो उधर नेट फोर्स होती है, तो नेट फोर्स इधर होनी चाहिए। F माइनस n इज इक्वल्स टू m1a। यहाँ से n निकाल लेना, यहाँ से n। चलो सवाल CBSE AIPMT 2015 क्या पूछा है? द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B इज, A और B के बीच की कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ कौन सी होगी? नॉर्मल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अपन से क्या पूछा है? द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B, यानी नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक काम करो, हाँ 14 न्यूटन लग रहा है बेटा। नॉर्मल रिएक्शन के लिए पहले एक्सेलरेशन चाहिए होगा, कनेक्टेड बॉडीज हैं, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स अपॉन नेट मास। एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? 14, नेट मास कितना हो गया? 4 2 6 1 7। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये भी 2 से चल रहा होगा, ये भी 2 से चल रहा होगा, ये भी 2 से। अपन को क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। तो मान लेते हैं A B पे N लगा रहा, B A पे N लगा रहा। तो बताओ कहाँ से काम बनेगा? मेरे ख्याल से तो A से काम बन जाना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें? मेरे ख्याल से तो A से काम बन जाना चाहिए, है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मान लेते हैं A B पे N लगा रहा और B भी A पे N लगा रहा। तो अगर हम A के मोशन को देखें तो काम बन जाना चाहिए। A पे लगने वाली फोर्सेस देखें, A का मास कितना है? 4 kg, आगे की तरफ लग रही है 14 न्यूटन, पीछे की तरफ लग रही है N। आगे की तरफ लग रही है 14, पीछे की तरफ लग रही है N, और A का एक्सेलरेशन किधर है? आगे की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स जिस तरफ है उसी तरफ एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन किधर है? आगे, तो नेट फोर्स भी आगे होगी। तो इक्वेशन बन जाएगी 14 माइनस n इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2। बोलो समझ में आया? भैया जिधर होगी एक्सेलरेशन किधर? आगे। कनेक्टेड बॉडीज है, सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। 14/4 2 6 1 7 2 आया। अब ये भी किधर एक्सेलरेट करेगा? आगे। अगर ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट फोर्स भी आगे होगी, है ना। इसीलिए 14 माइनस n लिखा, n माइनस 14 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बॉडी
एक्सेलरेट आगे कर रही है, तो नेट फोर्स किधर को होगी, आगे को तरफ होगी, इसीलिए 14 माइनस एन लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2। नेट फोर्स इधर होनी चाहिए, यहां से बेटा 4 2 8 इधर आ गया, 14 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एन, 14 माइनस 8 हो गया 6, नॉर्मल रिएक्शन आ गया 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन इज द आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, अब चाहे स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो चाहे आपस में नॉर्मल रिएक्शन से कनेक्टेड हो, दोनों ही केस में बेटा जो नेट एक्सेलरेशन होता है, कनेक्टेड बॉडीज हैं तो मेंटोर जिंदगी मेथड, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, पहली बात तो एक्सेलरेशन सबका सेम होगा। इसने F4 से खींचा, जैसे ही F4 से खींचेगा तो ये मान लो A एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा, ये A एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा, ये भी A एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। एक्सेलरेशन सेम होगा, कितना होगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स कितनी हो गई F, और नेट मास कितना हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। अब यहाँ क्या पूछ सकता है, टेंशन इन स्ट्रिंग्स पूछ सकता है। तो अगर ये F से खींचा तो यहाँ टेंशन बन गई T, बेटा यहाँ टेंशन T, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी और अवे फ्रॉम दी पॉइंट होती है। यहाँ F से खींचा, यहाँ टेंशन बनी T और यहाँ भी टेंशन T, इन दोनों तरफ टेंशन क्या हुई, अवे फ्रॉम दी पॉइंट। जिस पॉइंट को देखोगे उस पॉइंट से टेंशन दूर होगी। अगर तुम M3 से देखोगे तो M3 को टेंशन उससे दूर दिखेगी, और M2 से देखोगे तो M2 को टेंशन उससे दूर दिखेगी। जैसे ही स्ट्रिंग चेंज हुई टेंशन चेंज होगा। M2 से देखोगे तो टेंशन T1, M1 से भी देखा तो टेंशन T1। जैसे ही स्ट्रिंग बदली टेंशन बदल गया। अब मान लो अपने को T और T1 निकालने हैं, मान लो अपने को T और T1 निकालने हैं, तो पहले T1 फाइंड करते हैं। तो T1 कैसे निकलेगा, आप M1 का मोशन देख लेना। M1 की यदि मैं बात करूं तो M1 पे आगे की तरफ एक ही फोर्स है T1, और M1 का एक्सेलरेशन A। यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हो, T1 इज इक्वल्स टू M1A, निकल गया। बोलो समझे, अगर आपको T1 निकालना तो M1 को देख लो, M1 का ऊपर एक ही फोर्स है T1 और एक्सेलरेशन है T1 इज इक्वल्स टू M1A। इसके बाद मान लो आपको T निकालना है, तो T के लिए आप M3 को देख लो, T के लिए आप M3 को देख लो। तो M3 के ऊपर दो फोर्सेस हैं, आगे की तरफ F, पीछे की तरफ T, और एक्सेलरेशन किधर है, आगे की तरफ A। तो नेट फोर्स आगे की तरफ होनी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन आगे है। सो F माइनस T इज इक्वल्स टू M3A। तो यहाँ से आप T भी निकाल सकते हो। क्लियर है, कहानी क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल, फाइंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। यहाँ पे टेंशन निकालनी है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट एक्सेलरेशन निकाल लें। A इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, है ना। टोटल की जगह नेट वर्ड ही लिखते हैं, नेट में समझ में आता है, रिजल्टेंट निकालेंगे। नेट फोर्स अपॉन नेट मास, तो बेटा नेट फोर्स इसमें किधर होगी, आगे 14 है पीछे 8 है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, आगे की तरफ 14 माइनस 8 6 अपॉन, बोलो बात समझ में आई, नेट फोर्स कितनी होगी, आगे की तरफ 14 है पीछे की तरफ 8 है ना। नेट फोर्स कितनी होगी, आगे की तरफ 14 है पीछे की तरफ 8, तो 14 माइनस 8। नेट मास कितना है, 2 3 5 1 6 kg, 14 माइनस 8 6, 6 बटे 6। एक्सेलरेशन कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस तरफ को होगा, इस तरफ को होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी 1, इसका एक्सेलरेशन भी 1, इसका एक्सेलरेशन भी 1। आपको क्या निकालनी है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा, बाकी जगह के टेंशन से हमें मतलब नहीं है, यही खेल खत्म करते हैं। तो बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, यहाँ टेंशन T तो यहाँ टेंशन T। अब 2 kg के मास को ध्यान से देख लो, खेल खत्म हो जाएगा। 2 kg के मास को ध्यान से देख लो, तो 2 kg पे आगे की तरफ फोर्स लग रही T, पीछे की तरफ फोर्स लग रही 8 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना है 1। अगर एक्सेलरेशन आगे को है तो नेट फोर्स भी आगे को होनी चाहिए। भाई ओवरऑल तो देखो फोर्स आगे ही है ना, 14 माइनस 8 6 न्यूटन आगे को है, तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स आगे होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस 8 इज इक्वल्स टू M इंटू A, सो 2 इंटू 1। बोलो समझ में आ रहा है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पिछले वाले में कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया था कि क्या किया था। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी देखो, इसके ऊपर 14 और इधर n, जा किधर रहा है इधर, तो 14 माइनस n इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे भी की। नेट फोर्स कितनी है
t माइनस 8 किधर आगे को, सो t माइनस 8 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो t इज इक्वल्स टू 8 उधर जाके ऐड हो गया, 10 न्यूटन इज द आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, तो सभी को पता है इसको हम लोग सिंपल एटवुड मशीन कहते हैं, एटवुड मशीन कहते हैं इसको हम लोग सिंपल, ठीक है, या इसको कई बार सिंगल फिक्स्ड पुली के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल फिक्स्ड पुली बोलते हैं या एटवुड मशीन बोलते हैं। भाई इसमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक तरीका तो ये है कि इसमें मान लेते हैं कि M2 M1 से बड़ा है ना, मान लेते हैं लेट M2 इज ग्रेटर देन M1। तो एक तरीका तो ये होता है कि M2 बड़ा है तो ये इधर गिरने लगेगा A एक्सेलरेशन से, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसका एक्सेलरेशन भी A हो जाएगा। बोलो एक तरीका तो ये होता है ना कि M2 M1 से बड़ा है तो एक्सेलरेशन है, फिर उसके बाद नीचे M2G ऊपर T, नीचे M1G ऊपर T, फिर इक्वेशन बनाते हैं, खेल खेलते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप सीधा क्या करोगे, मेंटोस जिंदगी मेथड से लिखोगे A इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास, A इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। सीधा मेंटोस जिंदगी मेथड लगाएंगे अपन, सीधा मेंटोस जिंदगी नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो बेटा इस बार नेट फोर्स कितनी होगी जरा सोचो। हाँ, ये किधर खींचेगा, नीचे को M2G से, ये किधर खींचेगा, नीचे को M1G से, ठीक है। अब इधर से M2G, इधर से M1G, इस सिस्टम को सीधा रख के सोचो एक बार दिमाग में, सिस्टम को क्या करो, सीधा रख के सोचो। एक सेकेंड, ये हाथ में ड्राइनेस हो रही है, एक मिनट। इस सिस्टम को सीधा रख के सोचो, ठीक है। सिस्टम को क्या करो, एकदम सीधा रख के सोचो। तो कहाँ गया, मीटर गया वो, हाँ। यहाँ पे नीचे क्या फोर्स लग रही है, M2G, और यहाँ क्या लग रही है, M1G। सिस्टम को सीधा करके सोचो, इधर M2G, इधर M1G, और हमने माना है कौन बड़ा है, M2 बड़ा है, तो नेट फोर्स इधर को हो गई है ना। ओवरऑल सिस्टम इधर देखो, दो तरफ से खिंचाव हो रहा है, ये कह रहा है इधर चलो M2G से, ये कह रहा है इधर चलो M1G से। जीता कौन, M2G। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, M2G माइनस M1G अपॉन नेट मास M1 प्लस M2। बोलो समझ में आया। नेट फोर्स कितनी हो गई, उधर से M2G, इधर से M1G, तो वो जीत गया। सो M2G माइनस M1G अपॉन M2 प्लस M1, या M1 प्लस M2 बोल सकते हैं। यहाँ से बेटा G कॉमन हो जाएगा, सो M2 माइनस M1G लिख सकते हैं। सो एक्सेलरेशन हो जाएगी M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई G। ये हो गई एक्सेलरेशन एटवुड मशीन या सिंगल फिक्स्ड पुली की, एटवुड मशीन या सिंगल फिक्स्ड पुली की। बेटा टेंशन की बात करें तो टेंशन के लिए भी एक्सप्रेशन आप मेंटोस जिंदगी मेथड 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई G, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई G। कहोगे सर ये ज़्यादा लंबा है, अभी जब सवाल आएंगे अच्छे अच्छे तब तुम्हें समझ में आएगा कि इससे कितना फ़ायदा होता है, वरना करते रह जाओ। इसकी इक्वेशन लिखो M1G माइनस टी, है ना, यहाँ M2G माइनस टी इज M2A, T माइनस M1G इज M1A, तो बहुत टाइम लगेगा सीधा। पर ये कहाँ लगते हैं बेटा, ये सारे मेंटोस जिंदगी मेथड सिर्फ और सिर्फ सिंगल फिक्स्ड पुली में लगाना और कहीं मत लगाना, यानी एटवुड मशीन में इस सिस्टम में लगेंगे। A इज M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, T इज इक्वल टू 2m1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। चलो सवाल, एक्सेलरेशन ऑफ मासेस विल बी, यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। A इज इक्वल्स टू, बेटा कौन सा मास बड़ा है, ये वाला बड़ा है, सो क्या लगा दोगे, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई G। तो A इज इक्वल्स टू कितना, 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5, और नीचे 10 प्लस 5 15 मल्टीप्लाइड बाई G, 5 1 5, 5 3 15, G बाई 3 एक्सेलरेशन होगा। बेटा अगर सही बताएं तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A होगा, यानी इसका एक्सेलरेशन आएगा माइनस G बाई 3 और इसका एक्सेलरेशन आएगा प्लस G बाई 3। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है और दोनों के अलग अलग ऑप्शन देता है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ तो एक ही ऑप्शन है G बाई 3, तो हमने मार दिया। एग्जाम में अगर ऑप्शन होता एक G बाई 3 कॉमा G बाई 3, दूसरा होता
g/3 माइनस g/3, समझ गया ना खेल कि इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ तो माइनस g/3, इसका ऊपर की तरफ g/3। फॉर्मूला m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g। आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत बढ़िया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपको टेंशन भी निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक भी, है ना। किया जाए इसको। अच्छा, यहाँ पे बेटा हम लोग क्या लगा सकते हैं, मिनटॉस जिंदगी लगा सकते हैं, A इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो इससे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। अब बोलोगे सर यहाँ पे नेट फोर्स और नेट मास क्या है, बस रुक जाओ सब आ जाएगा। नेट फोर्स और नेट मास जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ नीचे की तरफ फोर्स लगेगी 3G और यहाँ नीचे की तरफ फोर्स लगेगी 5G। यही दोनों तो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं सिस्टम पे, बाकी तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स है। कई लोग सोच रहे हैं टेंशन क्यों नहीं आ रहा है इसमें, टेंशन इंटरनल फोर्स है भैया। कई लोग काफ़ी देर से 5-10 मिनट सोच रहे थे, डिसलाइक भी मार दिया, अब लाइक कर देना वापस। दोस्तों अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें दोस्तों, हार्ट बनाएं, हार्ट बनाएं, यस मेक अ हार्ट फॉर अस। हाँ सो सो व्हाट वाज आई सेइंग। सो वेलकम दोस्तों, ये हमारा चैनल है फिजिक्स वाला करके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर से लाइक करो। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, अंत तक देखें, क्योंकि अंत में ही जाके मैं मेन चीज़ बताऊंगा। तो पहले बता दो ना, इतना अंत तक क्यों ले जा रहे हो, यही बता दो। नहीं, पहले सारा ऐड देख के वहाँ पहुँचो। और दोस्तों आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले। अरे नहीं चाहिए, इंटरनेट ने परेशान कर रखा है। हाँ, तो इधर 3G इधर 5G, बाकी फोर्सेस बेटा क्या है, इंटरनल फोर्सेस, उससे मतलब नहीं है। तो नेट फोर्स अपॉन नेट मास, देखो माहौल देख के तुम्हें खुद समझ में आ गया है कि इधर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A होगा और इधर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। ये नीचे से गिरेगा, वो ऊपर है, ये नीचे क्यों गिर रहा, मास ज़्यादा है। नेट फोर्स बेटा इस तरफ 5G इस तरफ 3G, इस सिस्टम को सीधा करके सोचो, इधर 3G इधर 5G, है ना, 4G कहाँ है सर इधर 3G इधर 5G, तो 5G ज़्यादा फोर्स है तो इधर जाएगा सिस्टम। सो A इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास, यानी क्या हो जाएगा बेटा, 5G माइनस 3G अपॉन 5 प्लस 3 प्लस 2। ये गलती मत करना, ये फोर्सेस 3 मासेस पे लग रही हैं। अरे भैया अगर मैं इस सिस्टम को सीधा करूं तो ये 5 kg, ये 2 kg और ये 3 kg, ठीक है। 5 kg के साथ नाइंसाफ़ी क्यों, हाँ ये 5 kg, ये 2 kg, ये 3 kg। बेटा इधर फोर्स लग रही है 3G, इधर फोर्स लग रही है 5G, तो बीच वाले मास को क्यों भूल रहे हो। तो A इज इक्वल्स टू नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 5G माइनस 3G अपॉन नेट मास 5 2 7 3 10। तो 5G माइनस 3G कितना हो गया, 2G बाई 10। G की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन बढ़िया हो जाए। तो G इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो G की जगह यहाँ पे 10 लगा दो। सो A इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10/10, तो 10 से 10 मर गया, एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या चाहिए मेरे को, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन भी निकालनी है। तो बेटा अगर इधर 5G, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गई है। यहाँ 5G लगाया हमने, टेंशन कितना लिखा, T लिखा, सही है। यहाँ पे टेंशन T लिखा, यहाँ टेंशन चेंज होके कितनी हो गई, T1 हो गई। यहाँ आते आते टेंशन यहाँ पे भी T1 रहेगी क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है। यहाँ पे जाता है पुली लगी हुई है, ये पुली भी हम लोग क्या मानते हैं, मासलेस मानते हैं, तभी ये खेल हो पाता है। हम लोग यहाँ फ्रिक्शन भी नहीं मानते, तभी टेंशन सेम रहती है। तो यहाँ टेंशन T है, यहाँ आते आते टेंशन T रहेगी, स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग चेंज हो गई, टेंशन T1, यहाँ आते आते भी T1। आपको क्या निकालना है, T और T1, दो टेंशन निकालना है। तो T यहाँ से निकल आएगा, T1 यहाँ से निकल आएगा। T के लिए 5 kg को देख लो, T के लिए 5 kg को देख लो, नीचे की तरफ 5G लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे को है, कितना एक्सेलरेशन आया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा नेट फोर्स किधर होनी चाहिए, नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। सो 5G माइनस T इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो आ रहा, नेट फोर्स किधर होनी चाहिए, नीचे, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन किधर है, नीचे। सो नेट फोर्स हो गई 5G माइनस T इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो 5G, G की जगह 10 रख लेते हैं, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50, और ये इधर आके ऐड माइनस हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल्स टू T, तो T कितना हो गया, 40 न्यूटन हो गया।
दूसरा बेटा T1 निकालना है, इसके लिए 3G को देख लो, 3 kg को देख लो, है ना। तो T1 के लिए अपन 3 kg को देख रहे हैं। 3 kg के बारे में क्या ही बोलना, 3 kg किधर जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। 3 kg को ऊपर ले जाएंगे, 3G को नीचे लगाएंगे, एक्सेलरेशन ऊपर लगाएंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू चिपकाएंगे। अब क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स ऊपर होगी, तो T1 माइनस 3G इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 माइनस T की जगह 10 रखा, ये कितना हो गया 6, तो G की जगह 10 रखा 6, T1 ये 30 उधर गया, 30 और 6 36, तो 36 न्यूटन ये आंसर हो गया। और बेटा ये 40 न्यूटन हो गया। से 2 टेंशन निकल आई, खत्म बेटा सवाल। चलें बाबू साहब, इतनी बातें क्लियर है, यहीं से भी कर सकते थे। ये टेंशन है और ये, चलो खैर छोड़ो, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड टेंशंस इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो बेटा ये दोनों किस पे रखे हैं, इंक्लाइन पे रखे हैं, दोनों ही इंक्लाइन पे डाले हैं। फोर्सेस की बात की जाए, देखो यहाँ पे भी नेट फोर्स अपॉन नेट मास से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे मेंटोस जिंदगी मेथड लगा के आप A इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास अप्लाई कर सकते हो। नेट फोर्स अपॉन नेट मास, थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो सिर्फ बेटा यहाँ कौन सी फोर्स लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं। टेंशन की फोर्स मत रख देना, कई लोग सोच रहे हैं टेंशन क्यों नहीं है। टेंशन भैया इंटरनल फोर्स है, एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देती है। A इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स एक्सटर्नली देखो कौन कौन सी लग रही है इस पर। एक तो दोनों मास गिरना चाहेंगे ऐसे ऐसे, ये इधर गिरना चाहेगा किस फोर्स से, mg sin 37, है ना, 2g sin 37। mg sin थीटा होती है ना अलॉन्ग द इंक्लाइन, mg sin थीटा, सो 2g sin 37 ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 2g sin 53, 2g sin 53। तो बेटा नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, ये माइनस ये और माइनस ये, जो बड़ा होगा। बेटा sin 37 होता है 3/5, sin 53 होता है 4/5। अब तक ये बातें याद हो जानी चाहिए, अब बार बार ट्रायंगल बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये 37, sin 37 यहाँ से देखो कितना होगा 3/5 कॉस, और sin 53 क्या होगा बेटा 53, ये वाला एंगल होता है ना, तो sin 53 हो जाएगा 4/5। क्लियर है एकदम। अब तक ये बातें याद होनी चाहिए, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये 37 डिग्री होता है और ये 53 डिग्री, ये 3 4 5, sin 37 3/5, sin 53 4/5। सो 2g, g की वैल्यू 10 ले लिया जाए क्योंकि यहाँ पे तो आंसर न्यूटन्स में दे ही रहा है, तो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चिपका लेते हैं। एग्जाम में जब तक ना दे ये चिपकाना अलाउड हो जाता है, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट भी किया जाता है, ठीक है। तो 2g sin 37, सो 2 इंटू जी की जगह 10 रखा, sin 37 3/5, सो 5 2s are 10, 2 2s are 4, 4 3s are 12 न्यूटन। तो इधर से 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है। 5 2s are 10, 2 2s are 4 3s are 12। यहाँ देखें बेटा 2g sin 53, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10 इंटू 4/5, तो 5 2s are 10, 2 2s are 4, 4 4s are 16, 16 न्यूटन। तो बेटा किस तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रही है, उस तरफ से, नीचे की तरफ 16 न्यूटन लग रही है। तो ओवरऑल बॉडी इस तरफ को भागेगी। बोलो समझ में आया। 2 इंटू 10 इंटू साइन 50 इज 4/5, 5 2 10, 2 2 4, 4 4 16 न्यूटन। तो ओवरऑल इस तरफ का खेल ज़्यादा मजबूत होगा। इसको ऐसे सीधा कर दो, इधर 12 इधर 16, तो काम खत्म हो गया। A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 अपॉन नेट मास, 2 और 2 4, 16 माइनस 12 4, 4/4 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का बाबू साहब, इधर की तरफ गिरेगी क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है, तो इधर एक्सेलरेशन A और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन A। अब क्या निकालना है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। अब क्या निकालना है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो बेटा यहाँ पे टेंशन मान लो T, यहाँ पे भी टेंशन क्या होगी T, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई है। किसी भी एक के मोशन को देख लो, टेंशन आपको मिल जाएगी। किसी भी एक के मोशन को देख लो, टेंशन आपको मिल जाएगी। देखो टेंशन निकालने का एक और तरीका आप समझाते हैं, मेंटोस मेथड, बिना डायग्राम बनाए। इसको सुपर मेंटोस मेथड है। सब बहुत आसान चीजें, पर होता क्या है, पढ़ाई नहीं जा रही है। अब तुमको बिना इक्वेशन बनाए टेंशन निकालोगे, बिना इक्वेशन बनाए टेंशन निकालोगे। सिखाऊं? कुछ मत करो, आप इस बॉडी पे चूहा बनकर बैठ जाओ। जैसे ही आप इस बॉडी पे चूहा बनकर बैठे, आप पहुंच गए नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में सूडो फोर्स आएगा नॉन इनर्शियल। अभी शॉर्टकट सुनो,
अगर आपको सीधा टेंशन निकालना है ना तो आप चूहा बन के इस पे बैठो। जैसे ही चूहा बन के बैठे, अब इसके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। अब आप क्या करो, इसकी एक्सेलरेशन को पलटकर पीछे लगा दो, सूडो फोर्स। इसकी एक्सेलरेशन को उल्टा करके पीछे लगा दो, एक्सेलरेशन को उल्टा करके पीछे। अब जितनी फोर्स आगे होगी उतनी फोर्स पीछे होगी, खत्म खेल। क्या है ये मास्टर, ये क्या फिजिक्स पढ़ा रहे हो? अरे यार मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम चूहा बन के इसके ऊपर बैठ गए, अगर तुम चूहा बनकर इसके ऊपर बैठ गए तो तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तो तुमको खुद को इनर्शियल करना होगा। इनर्शियल करने का तरीका होता है सूडो फोर्स लगाना खुद के ऊपर। सूडो फोर्स लगा के हम लोग कहां आ जाते हैं, ऐसे फ्रेम में जो इक्विलिब्रियम में होता है। तो कुछ नहीं करना है, ए को पलट के, ये क्या तरीका है, नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करने तरीका। अभी तक हम बाहर से मोशन देख रहे हैं, अपने को टेंशन चाहिए। एक बार एक्सेलरेशन निकल आया, चूहा बन के बैठ जा, एक्सेलरेशन को पलट कर पीछे लगा दे, पलट कर पीछे। कितना एक्सेलरेशन है बोल, एक को पलट कर पीछे लगा दे। अब T इज इक्वल्स टू ये टोटल फोर्स, T इज इक्वल्स टू ए को पलट कर पीछे लगाया, कितना है 1 इंटू 2 2 न्यूटन और 12 न्यूटन 14 न्यूटन। तो T 14 न्यूटन के बराबर, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में दिखेगी। अरे यार नहीं मान रहे हो, यहां पे आओ, यहीं से पहला सवाल, पहला कौन सा था, यहां पे आओ। तैयार? सुपरमेंटास जिंदगी कहां लिखूं, सुपरमेंटास जिंदगी, सुपरमेंटास। सुपरमेंटास में क्या करेगा, चूहा बन के बैठ जा, तू चूहा बन बैठ जा और ए को पलट दे, और क्या कर, ए को पलट दे। अब यहां पे आ भाई, इसके ऊपर बैठ जा चूहा बन के। आप कैसे फ्रेम में हो बेटा जी, आप कैसे फ्रेम में हो बेटा? बेटा आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो बेटा, बहुत गंदी बात है, वेरी बैड हैबिट, यू शुड नॉट बी नॉन इनर्शियल फ्रेम, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। ची 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 ची। अब क्या करेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठते ही न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड, सूडो फोर्स लगाते हैं, याद आया? तो एक्सेलरेशन को पलट कर पीछे लगा दे, इसको पलट के पीछे लगा दे 2, इसको पलट के पीछे लगा दे 2, पीछे लगा दिया 2, इधर कितना है 14, 2 लगाया 2 4 जा 8 पीछे, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, इसको पलट के पीछे लगाया 2, 2 4 जा 8 पीछे और 14 आगे, 14 माइनस 8 6, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 6। हाँ मास्टर, इस पे चूहा बन के बैठ जा, 2 को ऐसे पीछे लगा दे, 2 पीछे लगा के सूडो कितना हो गया 2 4 जा 8, 14 माइनस 8 6 न्यूटन। सुपरमेंटोस, चूहा बन के बैठने को तैयार? जी मास्टर तैयार। चूहा बैठा, क्या लगाएंगे, एक को पलटेंगे, एक को पलटेंगे, पलट, ओ तेरा ध्यान किधर है, ओ तेरा मिंटोज मेथड इधर है। हाँ कहां पे था, इस पे थे, चूहा बन के बैठे, इसको पीछे लगाया 1 को, 1 2 जा 2, 2 और 8 10, टेंशन 10। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्लियर हुआ? बैठे 1 को पलट के पीछे लगाया, 1 2 जा 2। अरे यार पीछे क्यों लगाया, पीछे होती तो आगे लगाते। एक्सेलरेशन को पलट कर लगाना पड़ता है, नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए। इसको पलट के पीछे लगाया 1, पलट के पीछे लगाया 1, फोर्स कितनी हो गई 1 इंटू 2 2 न्यूटन पीछे की तरफ, इसको सूडो फोर्स बोलते हैं, MA। सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है जो एक्सेलरेशन होती है, MA। तो 1 को पीछे लगाया, फोर्स कितनी हो गई, ये एक्सेलरेशन है ना, पीछे लगाया 1, 1 2 जा 2, 2 न्यूटन, 2 और 8 10, सीधा आंसर 10। सब बता रहे हैं तेजी से करने के लिए सवाल। और क्या था, और क्या था, और क्या था, ये वाला सवाल देखो, इसमें हमने 2 इक्वेशन बनाई अलग अलग, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसकी कोई नीड नहीं है, नो नीड ऑफ ऑल दिस, नो नीड। क्या कर भाई, सुपरमेंटास, सुपरमेंटास, सुपरमेंटास क्या कहता है, चूहा बन जा, चूहा बनकर बैठ जा, चूहा बनकर बैठ जा, बैठ गए मास्टर, और एक्सेलरेशन को पलट कर लगा दे। एक्चुअल में क्या करते हैं आप, सूडो फोर्स लगाते हैं, सूडो लगा F नेट 0 कर, सूडो लगा F नेट 0 कर। यहां वापस भाई एक्सेलरेशन तो तुरंत निकल आएगा। अब देखो ये सवाल देखते ही हम नजरों से धुआं धुआं करेंगे। हमने देखा सवाल, नेट फोर्स अपॉन नेट मास से एक्सेलरेशन 5g माइनस 3g 2g अपॉन नेट मास 5 2 7 3 10, 2g बटे 10, लो g बटे 10, 2g बटे 10, g की वैल्यू 10, 10 और 10 कैंसिल 2। यहाँ टेंशन चाहिए, ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है 2 से, तो इस पर चूहा बन के बैठ जा,
2 को ऊपर लगा दे, 2 5 जा 10, नीचे 2 5 जा 10 और नीचे इसको ऊपर कर, कितना एक्सेलरेशन है 2 है, सॉरी हाँ 2 ऊपर लगा, तो ऊपर कितनी फोर्स हो गई 5 2 जा 10, नीचे 50, 50 माइनस 10 टेंशन की फोर्स, खत्म भाई। ऊपर 10 है नीचे 50 है, तो ऊपर और कितनी चाहिए 40 और चाहिए, बैलेंस करना है। एफ नेट 0 कर, एफ नेट भाई इक्विलिब्रियम में लाना है बॉडी को, नहीं समझे। जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस फ्रेम पे लगने वाली नेट फोर्स को 0 करते हैं, नेट फोर्स को 0 करते हैं। तो एक्सेलरेशन को पलटा, कितनी एक्सेलरेशन है 2, 2 को पलटा 2 5 जा 10, नीचे कितनी है 50, ऊपर कितनी रिक्वायर्ड है 40, खत्म। यहाँ पे देख भाई एक्सेलरेशन ए है, पलट कर नीचे, इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक्सेलरेशन ए है पलट कर नीचे लगा दे, कितनी एक्सेलरेशन है 2, 2 नीचे लगाया, 2 3 जा 6, 3 10 जा 30, नीचे हो गया 36, ऊपर 36, T1 देखो 36 आया। क्लियर हो गई कहानी, इसमें चूहा बन के बैठ गए, एक्सेलरेशन को नीचे लगा दिया 2, 2 3 जा 6 और 3 10 जा 30, दोनों किधर हैं नीचे, तो ऊपर भी कितना चाहिए होगा 36, खत्म। अब फील हो गया। अब आ जाओ सवाल पे, यहां पे देखो सुपरमेंटोस जिंदगी, क्या करो, इस टेंशन एक्सेलरेशन कितनी आ गई अपनी 1 है ना, नेट फोर्स अपॉन नेट मास से 1 को पलट कर पीछे लगा दो, 1 2 जा 2, 2 और 12 14, तो ऊपर भी कितनी होनी चाहिए 14, आंसर विल बी 14 न्यूटन, खत्म। बोलो आया, हाँ मास्टर आया। क्या करते हैं इसमें बेटा हम लोग, एक्सेलरेशन को पलट कर लगा दे और फिर क्या कर भाई, पहले तो चूहा बनकर बैठ जा, चूहा बनकर बैठ जा। चूहा बनकर क्यों बैठा रहा हूं मैं तुमको, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ले जा रहा हूं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते ही तुम्हें क्या लगाना पड़ जाएगा, एक्सेलरेशन को पलट कर लगा दे। कहने का मतलब तू क्या कर रहा है भाई, चूहा बनकर बैठ गया। चूहा बनकर बैठने के बाद तुमने क्या किया, एक्सेलरेशन को पलट कर लगा दिया। एक्चुअली तुमने क्या किया, एक्चुअली तुमने सूडो फोर्स लगा दी। और सूडो फोर्स लगाने का काम ही क्या होता है, सूडो फोर्स लगाने का काम ही होता है कि एफ नेट को अपन 0 करते हैं, खत्म। बोलो आया, कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर बैठे, ए को पीछे लगाया, कितना ए है 1, 1 2 जा 2, 2 और 12 14, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11, सीबीएसई एआईपीएमटी 2009, सीबीएसई एआईपीएमटी 2009। क्या सवाल है, द मास ऑफ अ लिफ्ट इज 2000 kg। अच्छा लिफ्ट पे सवाल है, लिफ्ट का मास कितना है 2000 kg है और लिफ्ट किधर जा रही है, द टेंशन इन दी सपोर्टिंग केबल इज 28,000 न्यूटन। टेंशन कितना है 28,000 न्यूटन है। अच्छा देन इट्स एक्सेलरेशन इज, हमसे पूछा है कि इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा। बहुत आसान सी बात है बेटा, ऊपर टेंशन लिख रहा है, इसके नीचे mg लग जाएगा, तो 2000 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 ले लें क्योंकि आंसर सब कॉमन दिख रहे हैं, तो 2000 इंटू जी लिख लिया मैंने। बेटा एक्सेलरेशन ऊपर है तो इक्वेशन बन जाएगी t माइनस 2000 इंटू जी इज इक्वल्स टू 2000 इंटू ए। टी की वैल्यू रखी 28,000 माइनस 2000, जी की वैल्यू 10 रख के 20,000 इज इक्वल्स टू 2000 इंटू ए, 000 कैंसिल, 28 माइनस 20 8, 8 इज इक्वल्स टू 2a। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट किधर जा रही है ऊपर को, क्योंकि ऊपर 28,000 है नीचे 20,000 है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स विल बी दी आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सीबीएसई एआईपीएमटी 2011। अच्छा क्या सवाल है, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg inside a lift of mass 940 kg and presses the button on the control panel, the lift starts moving upward with an acceleration 1 meter per second square, the tension in the supporting cable is। तो ये लिफ्ट है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, 60 और 40, इसके अंदर एक इंसान है 60 kg का और लिफ्ट का मास कितना है 940 kg, दोनों मिला के 1000 kg की लिफ्ट हो गई, ठीक है, दोनों मिला के 1000 kg की लिफ्ट हो गई। तो इसके अंदर 60 kg का व्यक्ति है और लिफ्ट का मास है 940 kg, दोनों मिला के 1000 kg की लिफ्ट हो गई। द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स विद अ एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। और ऊपर क्या लगेगी टेंशन, टेंशन ही तो पूछी है। नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, टोटल mg, यानी 60 प्लस 940 इंटू जी, भैया टोटल mg नीचे लगेगा, टोटल मास तो यही हो गया ना, टोटल वेट। इक्वेशन क्या बन जाएगी, t माइनस दिस इज इक्वल्स टू ma। या तो ऐसे कर लो या तो चूहा बन के इसके ऊपर बैठ जाओ, एक्सेलरेशन को नीचे कर दो, 1 नीचे किया, 940 और 60 कितना हो गया 1000, 1000 इंटू 1
1940 इंटू 60 कितना है, ये हो गया 1000, 1000 इंटू जी 10,000, 10,000 और 1000 11,000 इज दी आंसर, ये रहा। या चाहो तो इक्वेशन बना लो, कोई मना ही नहीं है। लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो नेट फोर्स ऊपर होगी, तो इक्वेशन बनेगी T माइनस 60 और 940 1000 इंटू जी इज इक्वल्स टू 60 और 940 1000 इंटू एक्सलरेशन। बोलो बात समझ में आई। नेट एक्सलरेशन किधर है, अपवर्ड है, तो नेट फोर्स भी किधर होगी, अपवर्ड होगी। तो हमने क्या लिखा, T माइनस 940 प्लस 60 1000 जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन। टोटल मास में आप दोनों को लोगे, मास क्या होगा यहाँ पे 60 प्लस 940 हो गया, सो मास इंटू एक्सलरेशन 1000 इंटू 1, तो ये 1000 इंटू जी बेटा हो गया 10,000, एक जीरो और आ गया और यहाँ पे 1000, तो टी की वैल्यू क्या हो गई 11,000। या तो ऐसे कर लो या तो सुपरमेंटोज मेथड बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीबीएसई एआईपीएमटी 2003, क्या सवाल है एआईपीएमटी 2003 का, अच्छा है, बंदर का सवाल है। A monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. The rope will not break when a mass of 25 kg is suspending from it, but will break if the mass exceeds 25 kg. बेटा ये क्या दिया है, टेंसाइल स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेस नहीं दिया एक्चुअली, टेंसाइल फोर्स दी है। क्या दिया है, द रोप विल नॉट ब्रेक, रस्सी नहीं टूटेगी जब तक 25 kg लगाओगे, है ना, बट विल ब्रेक इफ मास एक्सीड्स 25 kg, इफ ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 kg, यानी रस्सी का जो मैक्सिमम टेंशन है, रोप का जो मैक्सिमम टेंशन है, रोप का जो मैक्सिमम टेंशन है वो कितना है 25 kg है। यार केजी में तो कुछ समझ में आया नहीं, टेंशन यानी 25 kg का वेट होता है 25 g, बात समझ में आई। टेंशन तो न्यूटन में होता है ना भाई। तो ये क्या कह रहे हैं, सर विद द बट द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 kg, यानी रोप का जो मैक्सिमम टेंशन झेल सकता है वो 25 kg का वेट है। कहने का मतलब 25 g इज द वैल्यू ऑफ टी मैक्स, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं झेल सकता, इससे ज़्यादा टेंशन दोगे तो रोप टूट जाएगा, बात समझे। रोप का जो मैक्सिमम टेंशन सहने की कैपेसिटी है वो 25 kg वेट है। अ मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 kg, 25 ज़्यादा में टूट जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलॉन्ग द रोप, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि मंकी नाश्ते में क्या खा के आया है, ठीक है। आई एम टार्ज़न द जंगल मैन, क्या था वो, ए मंकी ए बनाना ए चीता ए फंकी, आई 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 एम टार्ज़न फ्रॉम जंगल, यू कैन बी माई फ्रेंड, आई 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 ए मंकी ले बनाना, सुना है कुछ ऐसे ही गाना था। तो नीचे कितना लगेगा इसका वेट mg, और जैसे ही ये रस्सी को नीचे खींचेगा रस्सी इसको ऊपर खींचेगी, जिसके दम पे ये ऊपर जाएगा मंकी, है ना। मंकी प्रॉब्लम CHC वर्मा सर लाए इंडियन बुक सिस्टम में, एंड इसके बारे में काफ़ी बात भी हुई थी उनसे। सो mg नीचे लगा और टेंशन ऊपर को, ये नीचे खींचेगा टेंशन इसको ऊपर खींच लेगा, और ये किधर भागने लगेगा, ऊपर को एक्सेलरेट करेगा, है ना। रस्सी को नीचे खींचा, रस्सी ने पलट के ऊपर। तो बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, ऊपर को जा रहा है T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma बन जाएगा। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, इस a की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। बेटा a मैक्सिमम कब होगा, यही तो एक वेरिएबल है, जब t भी मैक्सिमम हो। ध्यान से देखो, जब t बड़ा होगा तो a भी बड़ा होगा। सो एक्सेलरेशन अगर a मैक्सिमम चाहिए तो t भी मैक्सिमम। देखो a इज इक्वल्स टू t माइनस mg बाई m, तो a मैक्सिमम करने के लिए टेंशन भी तो मैक्सिमम होनी चाहिए। ध्यान से देखो, t में से कुछ माइनस हो रहा है ना। ये चीज़ कब बड़ी होगी, जब ये चीज़ बड़ी हो, जितनी बड़ी होगी उतनी ये चीज़ बड़ी। सो a मैक्स तब आएगा जब t मैक्स पुट कर देंगे, खत्म हो गया सवाल। a मैक्स इज इक्वल्स टू t मैक्स माइनस mg बटे m। तो टी मैक्स कितना दे रखा है अपने को 25 g, m कितना दे रखा है 20 kg, तो ये हो जाएगा 20 g, 25 g माइनस 20 g कितना हो गया 5 g अपॉन नीचे 20, 5 4 20 g बटे 4, g मतलब 10, 10 बटे 4 2.25 न्यूटन, 2.5 सॉरी ढाई। बोलो आया, अगला पेज है कि नहीं है, नहीं है तभी तो जल्दी कर रहा था मैं। यहाँ से देखो a मैक्स इज इक्वल्स टू टी मैक्स कितना है 25 g
मास कितना है इसका 20, 20g, नीचे 20, ये हो जाएगा 5g/20, ये हो गया g/4 यानी 2.5। नेक्स्ट, हाँ अब देखो ये वो केस है जहां पे रोप का खुद का मास है, यहाँ पे रोप मासलेस नहीं है, रोप या स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, नॉट मासलेस। ऐसे केस में क्या होगा बेटा, टेंशन स्ट्रिंग में हर जगह सेम नहीं होगा, टेंशन हर जगह सेम नहीं होगा, टेंशन नॉट सेम एवरीवेयर। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, एक स्ट्रिंग में जो टेंशन था वही टेंशन उस स्ट्रिंग में हर जगह थमा देते थे, पर अब क्या हो गई, स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस, अब स्ट्रिंग के पास मास आ गया। जब स्ट्रिंग के पास मास आ जाएगा तो स्ट्रिंग का टेंशन हर जगह सेम नहीं रहेगा, स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस, टेंशन नॉट सेम एवरीवेयर। सवाल देखो, अ रोप ऑफ लेंथ L मास M इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, अ रोप ऑफ लेंथ L एंड मास M इज हैंगिंग फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। ये रही रोप, इसका मास M है, लेंथ L है, इट्स हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, फिर क्या है, द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट इज, कहाँ पे निकालना है टेंशन, इन द रोप एट अ डिस्टेंस x। देखो एक तरीका होता है इंटीग्रेशन वगैरह करने का, है ना, पर क्योंकि यहाँ पे हमें पता है लीनियर यहाँ पे रिलेशन है m और l में, तो लीनियर रिलेशन को डील करने का तरीका बड़ा आसान है। हाँ भाई, तो क्या है, a rope of length L mass M is hanging from a rigid support, the tension in the rope at a distance x from rigid support। तो rigid support से अपन x डिस्टेंस नीचे आ गए, यहाँ पे मेरे को टेंशन चाहिए इस जगह पे, तो बेटा इस जगह पे टेंशन किसकी वजह से है, इसके नीचे जो मास है उसकी वजह से, उसी को तो पकड़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे टेंशन क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे कुछ मास है, इसके नीचे कुछ वेट है, उस वेट को संभालने में अपने का टेंशन ऊपर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके नीचे वाले स्ट्रिंग का वेट निकाल लेते हैं, और उसी वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा, टेंशन फोर्स बैलेंस कर रही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ से नीचे जितना मास है ये फाइंड करते हैं, इसी mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ का टेंशन। आप कितना नीचे आए हो x, अगर आप L नीचे आ जाओ तो टेंशन क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग को बैलेंस करने वाला टेंशन, पूरी स्ट्रिंग के मास को, है ना। सॉरी, यहाँ पे आ जाओ, टेंशन क्या होगा, जीरो, स्ट्रिंग के एकदम यहाँ छोर पे आ जाओ, टेंशन जीरो, नीचे कोई मास ही नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो यहाँ टेंशन क्या है, तो यहाँ जीरो टेंशन होगा, इसके नीचे कोई मास ही नहीं। और यहाँ टेंशन पूछो ऊपर तो कितना होगा, mg के बराबर है, जितना वेट संभालेगा ऊपर उतना टेंशन होगा। कुछ बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमसे x डिस्टेंस नीचे टेंशन पूछा है, तो x डिस्टेंस नीचे टेंशन किसकी वजह से होगा, जितना उसके नीचे स्ट्रिंग का मास है उसकी वजह से होगा, है ना। ये स्ट्रिंग है, क्या बताया इसके बारे में, इसकी मास m है और लेंथ l है। हमसे कहा है यहाँ से x डिस्टेंस नीचे क्या टेंशन है, इस जगह पे यहाँ हमसे टेंशन पूछा है, तो यहाँ टेंशन किसकी वजह से होगा, इसके नीचे लगने वाली, इसके नीचे लटकने वाली रस्सी के मास की वजह से। अगर ये मास निकल आए तो mg इज इक्वल्स टू t, तो इसके नीचे कितना मास होगा ये निकालना तो आसान है भाई। पेज है क्या अपने पास, नहीं है, गरीबी के दिन है तो गरीबी में ही निकालते हैं आ जाओ। हाँ, तो बेटा हमें इसका मास चाहिए एक्चुअल में। अब ये लेंथ कितनी है भाई, एक बात समझो, यहाँ पे टेंशन किसकी वजह से है, इसके नीचे जो स्ट्रिंग है उसके वेट की वजह से। तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई L माइनस एक्स, है ना। अब इसका हमें मास निकालना है। अब देखो L लेंथ की स्ट्रिंग का मास 1 है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, m/l होगा। सो L माइनस एक्स का मास क्या होगा, m/l इंटू L माइनस एक्स। बोलो बात समझ में आई। पूरी L लेंथ का मास कितना है, m है, तो 1 का कितना होगा, m/l। L लेंथ का कितना है, m है, 1 का m/l, तो L माइनस एक्स क्या हो जाएगा, m/l इंटू L माइनस एक्स। ये मास हो गया इतनी स्ट्रिंग का। अब इसी का वेट लग रहा होगा, टेंशन इसी को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पे जो टेंशन है, जो x डिस्टेंस नीचे टेंशन है वो इसी मास को तो बैलेंस कर रहा होगा, जो इसका मास है, इस पार्ट का जो मास है इतने का, L माइनस एक्स का जो मास है इसी को तो बैलेंस कर रहा होगा। ये कलर दिखाई पड़ रहा है, हल्का ब्लू, बहुत हल्का दिखाई पड़ रहा है, तो इसी मास को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो नीचे mg, ऊपर टेंशन t इज इक्वल्स टू mg, और m ये रहा, है ना, L माइनस एक्स का मास ये रहा, ये है मास, है ना। तो t इज इक्वल्स टू mg, m की वैल्यू रख दो बेटा, कितनी आई है
m/l into l minus x into g is the answer. m/l ये m/l l minus x into g, सही है, m/l l minus x into g, ठीक है। तो जहां पे टेंशन पूछे उसके नीचे की रस्सी का मास निकाल लो, जहां पे टेंशन पूछे उसके नीचे पूरी रस्सी का मास m है, l लेंथ का मास m, यूनिट लेंथ का मास m/l, तो नीचे कितना l माइनस एक्स का मास m/l इंटू l माइनस एक्स, चिपका दिया, खत्म। कंस्ट्रेंट मोशन, बेटा कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स्ड टू मूव इन अ रिस्ट्रिक्टेड वे, जब कंस्ट्रेंट हो, उसका मोशन रुका हो, है ना, किसी चीज में बंधा हो। कंस्ट्रेंट मोशन में बेटा नीट में अभी तक पिछले 30 साल में सिर्फ एक सवाल आया है, 1 क्वेश्चन। तो सर क्यों पढ़ा रहे हो? इट्स हिज चॉइस। हाँ, सो कंस्ट्रेंट मोशन क्या कहता है? हमें पता है इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्सेलरेशन सेम नहीं है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। कंस्ट्रेंट मोशन कब होता है? वो ऑब्जेक्ट इज फोर्स्ड टू मूव इन अ रिस्ट्रिक्टेड वे। यहाँ पे देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट फोर्स हैं रिस्ट्रिक्टेड वे में मूव करने के लिए। कैसे रिस्ट्रिक्टेड वे में हो गया? क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड है कि इस रस्सी के अकॉर्डिंग ही दोनों को चलना पड़ेगा। दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं तो इस रस्सी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना, इसके मोशन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट है, इनके ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है कि रस्सी जैसे मूव करेगा वैसे मूव करेंगे। तो मान लेते हैं बेटा इसका एक्सेलरेशन a1, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a2। बेटा यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे टेंशन t। तो बेटा कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन है समीशन, ऐसे नहीं लिखते यार, क्या फायदा। कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन ये है t1 डॉट a1 प्लस t2 डॉट a2 प्लस अगर कोई t3 होता तो t3 डॉट a3, अगर तीसरी बॉडी भी कंस्ट्रेंट होती, है ना, डैश 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 tn डॉट an इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आपको लगानी है। अब जहाँ पे एक्सेलरेशन है उसकी जगह वेलोसिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे t1 डॉट v1 भी हो सकता है प्लस t2 डॉट v2 प्लस डैश डैश डैश, समझ गए, tn डॉट vn इज इक्वल्स टू 0, है ना। अभी कहोगे सर इसमें क्या जरूरत, हमें तो पता है दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। बिल्कुल, इसमें तो पता है दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, पर सारे केसेस में सेम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा, तो इसी के लिए मैं इसको आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ, इसी को देख लो, t और a1 सेम डायरेक्शन में है, डॉट डॉट में क्या लगाते हो, है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, t डॉट a1 अगर इस क्वेश्चन में देखें प्लस t डॉट a2 इक्वल टू 0। बेटा डॉट क्या होता है? कॉस थीटा, तो वो लिखेंगे नहीं, दिमाग में करेंगे। t और a सेम डायरेक्शन में, एंगल 0, कॉस 0 इज 1, सो t इंटू a1 प्लस t और a2 अपोजिट डायरेक्शन में है, t और a2 अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंगल हो गया 180, कॉस 180 इज -1, सो ये कितना हो जाएगा, t a2 इंटू -1, तो यहाँ माइनस लगा लिया जाए। बोलो बात समझ में आ रही है? टेंशन ऊपर, a2 नीचे, एंगल 180, कॉस 180 इज -1, तो माइनस t इंटू a2 इक्वल टू 0। बेटा t कैंसिल हो जाएगा, a1 इक्वल टू a2, हम लोग को पता भी है यहाँ दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। सवाल देखते हैं। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज a, देन एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विल बी। बेटा दिस इज सिंगल मूवेबल पुली। अगर इसके बारे में बात करूं तो ये बड़ा ही फेमस सिस्टम है, इसको सिंगल मूवेबल पुली कहते हैं। इसका वेलोसिटी रेशियो 2 होता है, इसका वेलोसिटी रेशियो 2 होता है। आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ देखो सिंगल मूवेबल, क्योंकि एक देखो यहाँ पे मूवेबल पुली लगी हुई है, ये सिंगल मूवेबल है और ये सिंगल फिक्स्ड भी है, इसमें दोनों का सिस्टम है। ये सिंगल मूवेबल पुली है, मूव कर सकती है, और वो फिक्स्ड भी लगी है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज a, देन द एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विल बी। इसका एक्सेलरेशन बता रखा है तो उसका क्या होगा। अब हमें लगता है हमेशा एक्सेलरेशन दोनों बॉडीज का सेम होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है, 100% ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों मासेस का एक्सेलरेशन सेम हो। तो कंस्ट्रेंट मोशन से निकालेंगे। इसका एक्सेलरेशन m1 का कितना दे रखा है, a। किधर मानोगे a, ऊपर मानो या नीचे मानो, तुम्हारी मर्जी। मैंने ऊपर मान लिया a। बेटा अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, इतना तो फील हो रहा है। नीचे मान लो यार, तुम्हारे मानने पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इसको नीचे मान लिया a, जिधर मानना है मान लो। इसको मैंने नीचे की तरफ मान लिया एक्सेलरेशन a। बेटा ये नीचे जाएगा a तो ये ऊपर जाएगा,
किसी एक्सेलरेशन से, किससे जाएगा मुझे पता नहीं है इसका एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, m1 का दे रखा है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज a देन एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विल बी, तो सबको लग रहा है a है तो a होगा। ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ये सिंगल मूवेबल सिस्टम है, ये सिंगल फिक्स्ड पुली नहीं है, ये एटवुड मशीन नहीं है कि इधर a तो इधर a। यहाँ पे कहानी थोड़ी बदल गई है, तो यहाँ ये मत सोचना सेम एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ सेम a नहीं होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कंस्ट्रेंट मेथड से। आओ देखो, सिंगल मूवेबल पुली का बेटा वेलोसिटी रेशियो 2 होता है, तो कभी भी इसका सेम एक्सेलरेशन आएगा नहीं। अब m1 कहाँ गया, हाँ, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज a, तो m1 का एक्सेलरेशन a है, किधर माना, नीचे को माना a। तो m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो m2 का एक्सेलरेशन हमको पता नहीं, तो m2 का एक्सेलरेशन चलो a2 मान लेते हैं ना। अब a है तो उसको a2 लिख दिया। चलो अब टेंशन का खेल खेलना स्टार्ट करें। m1 का a दे रखा है नीचे माना, और m2 का ऊपर हमने मान लिया a2। बेटा यहाँ टेंशन t लगेगी, यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t, बोलो सही है, यहाँ टेंशन t। स्ट्रिंग चेंज हुई क्या, नहीं चेंज हुई। देखो यहाँ टेंशन t लगाया, स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई, यहाँ भी टेंशन t, स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई, यहाँ भी टेंशन t। तो इस पे टेंशन कितनी लग रही t, और इस पे टेंशन कितनी लग रही, इस पे m1 पे लग रही 2t, t और t दोनों मिला के m1 पे कितनी टेंशन लग रही है, ऊपर 2t लग रही। बोलो बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रहा मास्टर। देखो इस तरह का सवाल एक भी नीट में आया नहीं है आज तक, फिर भी करा दे रहे हैं। एक थोड़े बहुत सवाल कर सकते हैं हम लोग अच्छे, है ना। तो m2 ऊपर जा रहा है a2 से, m1 नीचे आ रहा है a से, इसको दिया नहीं किधर जा रहा है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज a, किधर a हमें पता नहीं, तो हमने नीचे मान लिया। यहाँ टेंशन कितना t, यहाँ पे भी टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट t, यहाँ भी अवे फ्रॉम द पॉइंट t, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, सेम। देखो ये स्ट्रिंग क्या है, सेम। अब इस m1 पे देखो कितनी टेंशन लग रही है, t और t, कितनी टेंशन हो गई बेटा, 2t हो गई। अब आप लगा दो कंस्ट्रेंट का मेथड। क्या कंस्ट्रेंट का मेथड क्या है, t1.a1 प्लस t2.a2, और ये चीज हम लोग एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी के साथ भी कर सकते हैं। t1.a1 प्लस t2.a2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे टेंशन t, एक्सेलरेशन a2 सेम डायरेक्शन में है। यहाँ आते हैं पहले, ये m1 है ना, हाँ पहले a1, हाँ तो m1 को लेते हैं पहले, है ना, पहले m1 की बात करते हैं। तो 2t ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो cos 180, सो माइनस 2t इंटू a, बोलो सही लिखा है, 2t ऊपर a नीचे, 2t इंटू a इंटू cos 180 माइनस 1, है ना। फिर प्लस यहाँ पे क्या है, t ऊपर a2 ऊपर, सो t इंटू a2, t ऊपर a2 ऊपर, तो क्या हो जाएगा, t इंटू a2, t2.a2 ऊपर a2 ऊपर, t इंटू a इंटू cos 0, cos 0 इज 1 0। बेटा ये तो समझ में आ रहा है, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर, देखो ये नीचे हो जाएगा तो ये ऊपर, ठीक है। इसके बाद t और t मर जाए, अरे यार इसको a2 लिखना था ना, इसका एक्सेलरेशन नहीं पता ही तो निकालना था हम लोग को a2 को, t2.a2, तो t ऊपर a2 ऊपर, तो t इंटू a2 इंटू cos 0 इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, t और t कैंसिल हो गया, a2 इज इक्वल्स टू 2a आ गया, जो कि एकदम सही होता है। तो इसका एक्सेलरेशन डबल है, क्लियर है, इसका एक्सेलरेशन डबल है, क्लियर है, इसका एक्सेलरेशन डबल है। कैसे निकाला, कंस्ट्रेंट मेथड से। क्लियर हुआ, कंस्ट्रेंट में सबके ऊपर टेंशन पहले ढूंढ लो, इसके ऊपर t है, यहाँ टेंशन t, यहाँ t, यहाँ t, तो यहाँ पे 2t आ गई, सो 2t और a अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2t इंटू a इंटू cos 180 माइनस 1 लग गया, t और a सेम डायरेक्शन, तो t इंटू a इंटू cos 0, t इंटू a इंटू a इंटू cos 0, cos 0 1 हो गया, सो t इंटू a2 लिख दिया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 16, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज, b की वेलोसिटी दे रखी है, a की पूछिए, सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन। यहाँ पे टेंशन बेटा t होगी, स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे टेंशन t, स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे टेंशन t, स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे टेंशन t, स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे टेंशन t। जरा a को देखो, a पे कितनी टेंशन लग रही है, t और t, 2t, ध्यान से देखो फिर से, यहाँ से चले, यहाँ टेंशन t, यहाँ आए, यहाँ पे 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 टेंशन t। a पे देखो कितनी टेंशन लग रही है, 2t, और b पे ध्यान से देखो, तो b पे t t t, भाई ये दोनों भी तो b को खींच रही हैं, ये t और t मिलके, है ना। यहाँ से चले t, यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ पे भी t, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। अगर b को ध्यान से देखो तो b पे 3t लग रही है,
डी पे टी 1 2 3 3t और ए पे 2t। ए की वेलोसिटी मुझे नहीं पता, लेट वेलोसिटी ऑफ ए बी वी ए। अब अपन क्या लगाएंगे, कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाएंगे, क्या टी ए इन डॉट वी ए, ऐसे लिख लें। जैसे एक्सेलरेशन पे लगाया था वैसे ही वेलोसिटी पे भी लगाना अलाउड है। सो टी ए डॉट वी ए प्लस टी बी डॉट वी बी इज इक्वल्स टू 0। टी ए पे आओ, कितनी टेंशन है 2t, किधर आगे की तरफ, वेलोसिटी भी आगे की तरफ, हमें वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए चाहिए। इसका एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेगा, उसमें हमने थोड़ा सा कहानी चेंज की है। सो हमें वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए। यहाँ पे टेंशन t बनाई, स्ट्रिंग सेम थी, यहाँ टेंशन t अवे फ्रॉम द पॉइंट, t अवे फ्रॉम द पॉइंट, t अवे फ्रॉम द पॉइंट, t अवे। तो इस पर 2t टेंशन लग रही है, इस पर t, ये भी तो खींच रही है t, ये भी t, ये दोनों t भी तो b को खींच रहे हैं, है ना। सो हमने टी ए डॉट वी ए प्लस टी बी डॉट वी बी इज इक्वल टू 0। तो ए की बात करें तो 2t टेंशन और वेलोसिटी वी ए सेम डायरेक्शन में। सो 2t इंटू वी इंटू कॉस 0, कॉस 0 इज 1। इसकी बात करें टेंशन पीछे वेलोसिटी आगे, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस टेंशन कितनी है 3t, वेलोसिटी कितनी है v नॉट इंटू कॉस 180 माइनस 1 लगा दिया, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से t और t कैंसिल हो गए, 2va इज इक्वल्स टू 3v नॉट। यहाँ से va की वैल्यू आ गई 3/2v नॉट, 3/2v नॉट, 3/2v नॉट, 3/2v नॉट। a के पीछे जाने के कोई चांसेस नहीं है, 3/2v नॉट। क्लियर, टुवर्ड्स राइट, 3/2v नॉट टुवर्ड्स राइट। क्लियर है, कहानी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। फिर से वेलोसिटी पे खेल पूछा है, v1 और v2। बहुत आसान है बेटा, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टेंशन t, स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे भी टेंशन t, खेल खत्म कर दो। बोलो आया, रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, v1 इधर है v2 इधर है, तो यहाँ पे टेंशन t और यहाँ पे भी टेंशन t। चलो दोनों बॉडी के लिए बेटा हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन लिख लेते हैं सीधा, t1 डॉट a1 प्लस t2 डॉट a2 इज इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं t1 डॉट a1 प्लस t2 डॉट a2 इज इक्वल्स टू 0। t1 डॉट a1 प्लस t2 डॉट a2 इज इक्वल्स टू 0। आ जाओ बेटा, यहाँ पे देखो टेंशन t है, वेलोसिटी v है, इनके बीच में एंगल cos 180 माइनस थीटा, यानी माइनस cos थीटा। देखो वेलोसिटी इधर है, टेंशन इधर है ना। ये एंगल कितना दे रखा है थीटा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो ये पहला वाला टर्म हो जाएगा t इंटू v1 इंटू माइनस cos थीटा, है ना। एंगल कितना है 180 माइनस थीटा है, v1 तो इधर था, v1 और t के बीच में कितना एंगल है 180 माइनस थीटा। ये v1 ये t कितना एंगल है 180 माइनस थीटा, है कि नहीं। ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा t इंटू v1 इंटू कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखो t भी ऊपर v2 भी ऊपर, तो t इंटू v2 इंटू कॉस 0, t इंटू v2 इंटू कॉस 0, cos 0 इज 1 इज इक्वल्स 0, t से t कैंसिल हो गया, v2 इज इक्वल्स टू v1 cos थीटा। कोई ऑप्शन है, v2 इज इक्वल्स टू v1 cos थीटा, v2 इज इक्वल्स टू v1 cos थीटा। v2 हाथ ड्राई हो रहे हैं मेरे। v2 इज इक्वल्स टू v1 cos थीटा। मॉइस्चराइजर मेरे को रखना चाहिए था, है ना, मॉइस्चराइजर पैंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो v2 इज इक्वल्स टू v1 cos थीटा। बेटा इसका एक मेंटोस जिंदगी मेथड और है, मतलब इससे भी बड़ा शॉर्टकट इसका है। वो क्या है, मेंटोस जिंदगी मेथड। मेंटोस जिंदगी मेथड क्या कहता है बेटा इस कंस्ट्रेंट में, कि वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग विल बी सेम, velocities along the string will be equal, velocities along the string will be
इक्वल, अलोंग दी स्ट्रिंग वेलोसिटीज निकाल लो, क्या आएंगी, बराबर आएंगी, वेलोसिटीज अलोंग दी स्ट्रिंग विल बी इक्वल। अच्छा जरा ध्यान दो बच्चों, इसकी वेलोसिटी अलोंग दी स्ट्रिंग कितनी आएगी, v1 cos 180 माइनस थीटा, यानी माइनस v1 cos थीटा। इसकी वेलोसिटी अलोंग दी स्ट्रिंग देखो कितनी आएगी, v1 इधर जा रही है, अलोंग दी स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, v1 cos 180। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा, cos थीटा ले लो, कोई टेंशन नहीं, तुम इसका डायरेक्शन पलट के सोच लो। v1 कितने एंगल पे है स्ट्रिंग के साथ, 180 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट अलोंग दी स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग दी स्ट्रिंग v1 cos 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, उसकी वेलोसिटी अलोंग दी स्ट्रिंग कितनी है, v2, v1 cos 180 माइनस थीटा इज माइनस v1 cos थीटा इज इक्वल्स टू v2। बस इसमें अब क्लिक ये है कि तुमको डायरेक्शन खुद से सोचना पड़ेगा। तो डायरेक्शन से तुमको पता है कि v2 माइनस नहीं है, v2 प्लस है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन का तुम्हें खुद से ख्याल रखना पड़ेगा, v2 इज इक्वल्स टू v1 cos थीटा। वैसे बताते वक्त मैं इसका एक आसान तरीका ये भी बताता हूँ, वेलोसिटीज अलोंग दी स्ट्रिंग विल बी इक्वल, और इसमें तुम कंपोनेंट लेते वक्त v1 को स्विच भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। इसका एक होमवर्क के लिए सवाल ले लो, मेरे ख्याल से तो इस शीट में नहीं होगा, क्योंकि शीट में सवाल इसने दिया क्योंकि यार सवाल नीट में आ नहीं रहे। अब जिस लेवल पे ये सवाल मैं ले जाने वाला हूँ नेक्स्ट वाला, तो कंस्ट्रेंट का ये सब सवाल तो अभी आ ही नहीं रहे हैं। मान लो ये दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, मान लो ऐसे दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ले आता हूँ पहले, हाँ, तो मान लो ये दो बॉडीज़ हैं, आगे ये दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, सपोज कर लो ये दो बॉडीज़ हैं, ये मान लो 2 kg है, ये मान लो 4 kg है, ये मान लो इधर जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इसकी स्पीड बतानी है, गिवन दैट कि ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री और ये एंगल बना रहा है 53 डिग्री। तो यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 4 kg। तो इसको कमेंट करना, जिसका कमेंट सही होगा मैं पिन कर दूंगा। 37 डिग्री, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ 4 kg मास, ठीक है। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम करना है, इसको 5 को पलट लेना, 5 cos 37 v4 cos 53, दोनों बराबर कर देना। 5 को पलट देना, 5 cos 37, v4 को किधर भी लगा लेना, इधर ही लगा लेना, v4 cos 53, वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग विल बी इक्वल। सवाल देखते हैं, CBSE AIPMT 1998, CBSE AIPMT 1998, CBSE AIPMT 1998 क्या पूछ रहा है, टू पार्टिकल्स A एंड B आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड। ये रॉड है बेटा, इससे दो पार्टिकल कनेक्टेड हैं। द रॉड स्लाइड्स अलोंग द परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन हियर। रॉड ऐसे स्लाइड कर रहा है ना, यहाँ पे मान लो ऐसे मैं रॉड रख दूँ, बोर्ड के सहारे करके एक रॉड कर दूँ, तो क्या होगा, स्लिप होके गिर जाएगा। सोचो ना, अगर मैं बोर्ड के सहारे यहाँ पे एक रॉड रख दूँ ऐसे, बोर्ड तो खराब हो ही जाएगा, वो तो अलग बात है, पैसा रुपए का नुकसान। बोर्ड के सहारे एक रॉड रख दूँ, ठीक है, और फिर छोड़ दूँ, तो क्या होगा, नीचे वाला रॉड आगे खिसकेगा और ये भी नीचे गिरेगा। जो नीचे वाला इसका एंड है वो आगे खिसकेगा और दीवार वाला एंड नीचे गिरेगा। तो यही सवाल है। टू पार्टिकल्स A and B आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड AB. द रॉड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेज एज शोन हियर. द वेलोसिटी ऑफ A टू द राइट इज 10 मीटर पर सेकेंड. The velocity of A to the right, the velocity of A to the right is 10 मीटर पर सेकेंड. A की वेलोसिटी दे रखी है, A की वेलोसिटी दे रखी है. The velocity of A to the right is 10 मीटर पर सेकेंड. फिर क्या पूछा है, What is the velocity of B? तो B की वेलोसिटी पूछी है. B किधर जाएगा, नीचे को जाएगा, जाहिर सी बात है. What is the velocity of B when एंगल अल्फा इज 60 डिग्री. ये एंगल बेटा लगातार चेंज होता रहेगा. अगर तुम दिमाग में इमेजिन कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है भाई. ये एंगल लगातार चेंज नहीं होगा, जैसे 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 क्या हो रहा है, ये रॉड ऐसे रखा है, किचिक 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 किचिक. ये वही सवाल है जो एक सवाल आया है कंस्टेंट का. ये रॉड ऐसे रखा है, ये किचिक 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 किचिक, और ये टुक 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 नीचे गिर रहा है कि नहीं, है ना. तो हमसे क्या पूछा है, What will the velocity when angle alpha is 60 डिग्री. तो आप दोनों तरह से कर सकते हो इसको, टेंशन के मेथड से भी कर सकते हो और जो सुपर मेंटोस मेथड, अभी मेंटोस मेथड बताया उससे भी कर सकते हो. टेंशन के मेथड से करें तो बेटा ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री. यहाँ टेंशन T, रॉड सेम है तो यहाँ भी टेंशन T हो जाएगा. बोलो सही है. यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ टेंशन T और यहाँ पे भी आके टेंशन
टी हो जाएगा। अब बेटा पहले क्या कर लो, आप कंस्टेंट इक्वेशन लगा दो। कंस्टेंट इक्वेशन क्या बोलती है, टी ए डॉट वी ए प्लस टी बी डॉट वी बी इज इक्वल्स टू 0। अब टी ए कितना है, टी है, वेलोसिटी कितनी है 10 है, और एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये 60 है तो ये हो जाएगा 120। कॉस 120 इज यानी कॉस 180 माइनस 60, ये एंगल कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस 60 इज माइनस कॉस 60, तो माइनस कॉस 60। अब यार इतना तो आ रहा होगा, ये थीटा तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज ओनली साइन थीटा, प्लस टी बी डॉट वी बी। अब मेरे साथ पढ़ लो, ये सब चीज़ याद होनी चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। टी बी डॉट वी, तो टी इधर वी इधर, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो टी इंटू वी बी इंटू कॉस 30 है ना, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, टी इंटू वी बी इंटू कॉस 30 इज इक्वल्स टू 0। टी और टी कैंसिल, माइनस 10 इंटू कॉस 60 इज हाफ, प्लस वी बी इंटू कॉस 30 इज √3/2 इज इक्वल्स टू 0। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 वी बी इज इक्वल्स टू 10 आ रहा है। सो वी बी हो जाएगा 10/√3। बोलो सही कह रहे हैं, √3 वी बी इज इक्वल्स टू, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 वी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कैंसिल, √3 वी बी इज इक्वल्स 10 इज इक्वल्स टू 10 बटे वी बी इज इक्वल 10/√3। नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, तो 10√3/3। नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, 10√3/3। तो बेटा √3 की वैल्यू 1.732 यहाँ लिख लेते हैं, 10√3/3। सो √3 की वैल्यू 1.732, सो 10 इंटू 1.732/3, तो यहाँ से क्या होगा, ये 17.32/3। 3 से काटो, 3 5 ज़ा 15 23, 3 5 ज़ा 15 23, 3 7 ज़ा 21 22, 3 7 ज़ा 21, 5.77 यानी 5.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब इसी को मेंटोस मेथड से भी आप कर सकते हो, सीधा हो जाएगा क्या, वी बी एक लाइन में अगर मैं करूँ, वी बी इंटू कॉस 30 इज इक्वल्स टू वी ए इंटू कॉस 60, खत्म। वी बी इंटू कॉस 30, वी ए इंटू कॉस 60, वी बी इंटू कॉस 30, वी बी इंटू कॉस 30, वी ए इंटू कॉस 60। वी ए को इधर घुमा लो और उसका कौन सा ले लो आप, उसका प्रोडक्ट अलोंग दी स्ट्रिंग ले लो। चलो नेक्स्ट, इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। एंड क्या, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स फॉर दैट टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स फॉर दैट टाइम एंड टाइम इटसेल्फ इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, सिंपल। इम्पल्स एवरेज फोर्स इनटू टाइम। What is impulse? Average force into time. What is impulse? Average force into time. What is impulse? Average force into time. यार कुछ नहीं होता है impulse, ऐसे याद कर लो, change in momentum होता है। Average force, अरे यार impulse क्या है, average force into time, ठीक है। तो impulse is equals to F average into F एवरेज इंटू टाइम, है ना। अब आप ध्यान से देखो, F एवरेज इंटू टाइम लिखा है। अगर हमको टोटल इम्पल्स चाहिए हो तो हम क्या करें, इंटीग्रल F dt, इंटीग्रल F dt। और इंटीग्रल F dt क्या आया था, चेंज इन मोमेंटम भी आया था। और इंटीग्रल F dt क्या होता है, एरिया अंडर FT कर्व। इंटीग्रल एफ डी टी क्या है, एरिया अंडर एफ टी कर्व, ठीक है। वहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया, उसको स्मॉल टी कर देते हैं। इंटीग्रल एफ डी टी इज एरिया अंडर एफ टी कर्व। नेक्स्ट नोट, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स। दिख ही रहा है बेटा, दिख ही रहा है आपको। इंटीग्रल एफ डी टी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, तो इसे इम्पल्स बोल दिया। इंटीग्रल एफ डी टी क्या होता था, डेल्टा पी, हमने देखा था, है ना, या डी पी का इंटीग्रेशन होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ dp यानी चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। तो किसी सवाल में आपसे इम्पल्स पूछे तो क्या निकाल के दे दो? चेंज इन मोमेंटम निकाल के दे दो। नेक्स्ट सवाल क्या है? 2011। A body of mass m hits normally a rigid wall with velocity v and bounces back with same velocity. The impulse experienced by the body is, क्या पूछा है? Impulse experienced by body। हमें impulse निकालना नहीं आता, हम क्या निकालेंगे? Change in momentum निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? Change in momentum निकालेंगे। A body of mass m, एक बॉडी है जिसका मास m है, क्या की? A body of mass m hits normally, आके परपेंडिकुलर तरह से एक रिजिड वॉल से स्ट्राइक की विथ वेलोसिटी v, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी। क्या हुआ? पलट कर वापस आ गई विद द सेम वेलोसिटी, एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी v। जाकर v वेलोसिटी से लड़ी और v वेलोसिटी से वापस आ गई। मास m जाकर इससे टकराई v वेलोसिटी से और फिर पलट कर आएगी वो, बहुत तड़पाएगी वो तेरी महबूबा, डुक 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 डुक। डीजे राकेश। आगे बढ़ते हैं। द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। तो बेटा हमको इम्पल्स नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालेंगे? चेंज इन मोमेंट ठीक है। तो बेटा इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? mv, फाइनल क्या हो गया? माइनस mv। क्लियर है? इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? इस तरफ पॉजिटिव मान लो तो प्लस mv हो गया, और फाइनल देखो इस तरफ नेगेटिव मान लो तो कितना हो गया? माइनस mv। भैया एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को नेगेटिव तो मानोगे ही ना, साइन कन्वेंशन। तो इधर का मोमेंटम mv, फाइनल का माइनस mv, विद द सेम वेलोसिटी वापस आई है तो v से वापस आ गया। सो इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल। सो माइनस mv माइनस mv माइनस 2mv। ठीक है, अब आंसर देखो माइनस 2mv की जगह सिर्फ 2mv दिया होगा, तो ठीक है मेरी गलती नहीं है, उन्होंने डायरेक्शन उल्टे माने होंगे जीवन में अपने, तो 2mv उन्होंने मारा है। बात समझ में आई? उन्होंने अपने जीवन में अलग डायरेक्शन सीखे होंगे, उन्होंने कुछ अलग सोचा होगा। उनकी दीवार उस तरफ हो सकती है, उनकी दीवार उस तरफ हो तो ये वाली नेगेटिव हो गई और ये वाली पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ओवरऑल आंसर 2mv। नेक्स्ट, कोलिजन ऑफ बॉल विथ वॉल। भैया ये पता नहीं नीट का बड़ा फेवरेट सवाल है, कोलिजन ऑफ बॉल विथ वॉल। देखो इसको करने को मैं पूरा मेथड बता सकता हूँ कैसे कैसे खेलना है, पर पहले मैं तुमको बता दूं कि इसमें ज़्यादातर टाइम नीट क्या बोलता है कि जिस वेलोसिटी से लड़ा है उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। तो उस केस का आंसर तो मैं आपको रटवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नॉर्मल मेथड भी सिखाता हूँ। तो इसमें हम लोग उल्टा करेंगे, पहले मेंटोस से अपना हम लोग फॉर्मूला पकड़ लेंगे, मेंटोस फार्मूला। उसके बाद मेथड सीखेंगे किस लिए। हो सकता हो किसी बार नीट चालाकी करे और ये बोले कि जिस वेलोसिटी से लड़ा है उस वेलोसिटी से नहीं आया, कुछ एनर्जी को खर्चा कर दिया। 3 बार नीट ने ये सवाल पूछे हैं आईपीएमटी ने पिछले 30 साल में, पर कभी भी आज तक वेलोसिटी को चेंज नहीं किया। बोला है जिस वेलोसिटी से लड़ा है उसी वेलोसिटी से वापस आया, आज तक हर बार ऐसा किया है। पर मान लो कभी वेलोसिटी को चेंज कर दिया तब हमें, तो हम पहले केस 1 बना लेते हैं जिसका हमको फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जिसके लिए हमें किसी डेरिवेशन की जरूरत नहीं होगी। केस 1 डायरेक्टली अप्लाई फॉर्मूला, और यही आया भी है नीट में। केस 1 के अंदर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई फॉर्मूला। ठीक है, और ये कब लगेगा बेटा? ये एप्लीकेबल व्हेन नो एनर्जी इज लॉस्ट। मतलब जिस वेलोसिटी से गए थे आप उसी वेलोसिटी से आप वापस आ जाओ। नो एनर्जी इज लॉस्ट कहने का मतलब आप यदि v वेलोसिटी से गए थे तो आप लौटते वक्त भी v वेलोसिटी से आए हो। इसके बाद मेथड पूरा सिखाएंगे तब वो किसी पे भी लग सकता है। v वेलोसिटी से गए थे, v से आए हो। तो बेटा यहाँ पे हमें कोलिजन ऑफ बॉल विथ वॉल में 2 ही 3 चीज़ पूछता है, इम्पल्स पूछता है, चेंज इन मोमेंटम पूछता है, या एवरेज फोर्स पूछता है। तो यहाँ पे हम इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, उससे बाकी चीज़ें खुद ही आ जाती हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा? चेंज इन मोमेंटम आ गया तो यही इम्पल्स के बराबर हो जाएगा। फिर एवरेज फोर्स पूछेगा तो आप निकाल ही लोगे, क्यों? क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। तो बेटा डेल्टा पी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे एक बार रट लेना चाहिए, बेटर होता है, वरना तरीका भी बता देंगे। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला यहाँ बनेगा 2mv sin थीटा,
2mv sin थीटा। अगर थीटा इज द एंगल विथ द वॉल, ध्यान रखेंगे, इफ थीटा इज द एंगल विथ वॉल, इफ थीटा इज एंगल विथ वॉल, 2mv sin थीटा। मान लो थीटा ना देके आपको ये इसका दूसरा एंगल दे दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये एंगल दे दिया अल्फा विच इज 90 माइनस थीटा, है ना। मान लो आपको थीटा ना देके अल्फा दे दिया, ये वाला एंगल दिखाने लग गया, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, अल्फा। सो एज आई एम सेइंग दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, सो दिस इज व्हाट, अल्फा इज 90 माइनस थीटा या थीटा इज 90 माइनस अल्फा। थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा रख देना, खत्म। अगर वो एंगल दिया है तो 2mv sin थीटा, और ये एंगल दिया है तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा, सो डेल्टा पी इज 2mv कॉस अल्फा। तो अगर ये अल्फा एंगल देता है तो 2mv कॉस अल्फा आएगा चेंज इन मोमेंटम, और अगर थीटा दे देता है तो 2mv साइन थीटा आएगा। थीटा दे दिया तो 2mv साइन थीटा, अल्फा दे दिया तो 2mv कॉस अल्फा। कब एप्लीकेबल है, व्हेन देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। जिस वेलोसिटी से टकराए थे उसी वेलोसिटी से पलट कर वापस आएंगे, सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, यही हो जाएगा इम्पल्स। और एवरेज फोर्स निकालने को कहेगा तो आपको बाकी फॉर्मूले खुद ब खुद पता है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपसे इम्पल्स पूछता है तो आपको पता है इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। अगर आपसे एवरेज फोर्स पूछता है तो आपको पता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू इम्पल्स। तो आप खेल खेल ले जाओगे सारे। नेक्स्ट देखो, मान लो कि ये सब कहानी नहीं दी है, केस 2, केस 2 तरीके से करते हैं। केस 2 इसको ना नॉर्मल तरीके से करते हैं, आम जिंदगी। एक्चुअली आम जिंदगी कभी कभी जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे अजम्पशन गलत हो जाए तो मान लो अभी हम मान रहे हैं सेम वेलोसिटी, पर वो कहीं भी लगा सकते हो, है ना। मान लो ये v वेलोसिटी से आया और v वेलोसिटी से गया, बट जब मेथड बता दूंगा तो तुम कहीं भी लगा ले जाओगे, टेंशन मत लो। v वेलोसिटी से आया, v से गया। आप एक काम करो, आपको क्या चाहिए बेटा, चेंज इन मोमेंटम। आप क्या निकालने में इंटरेस्टेड हो इस केस का, चेंज इन मोमेंटम। बॉल आई, टकराई, चली गई। जरूरी नहीं है वॉल हो, यहाँ पे बैट भी यूज हो सकता है कि क्रिकेट बॉल आई बैट से टकरा के गई, है ना। यहाँ पे वॉल की जगह वो बैट भी यूज कर सकता है कि क्रिकेट बॉल आके बैट से टकरा के ऐसे गई है, ठीक है। बैट के ऊपर भी सवाल आ सकता है, ठीक है, क्रिकेट का सवाल भी हो सकता है, ठीक है। इफ क्रिकेट इज माई रिलीजन देन, इफ क्रिकेट इज माई रिलीजन देन पार्थिव पटेल इज माई गॉड, यस, दिस इज सेड, आई डोंट नो। सो लेट्स गो। अच्छा, धोनी अच्छा है कि कोहली? धोनी, कोहली तो नया है, वर्ल्ड कप तो धोनी जीत के लाया है ना, कोहली ने क्या ही किया है। ऐसा मत बोल, कोहली का रिकॉर्ड देखा है भाई, सचिन गॉड है, सचिन से ऊपर कोई नहीं है। रिकॉर्ड देखा है आपने, कोहली के रिकॉर्ड देखे हैं, सचिन को बीट कर देगा अभी कोहली। डू यू नो सचिन, विराट कोहली एंड MS धोनी ऑल आर हैविंग अ वेरी गुड डिसेंट लाइफ एंड दे आर एंजॉयिंग। उनको कोई टेंशन नहीं है कि तुम उनके फैन हो, कि तुम विराट कोहली के फैन हो, कि सचिन के फैन हो। और दूसरी चीज, सचिन और धोनी आपस में, या विराट और धोनी आपस में कभी डिस्कस नहीं करने वाले कि, आपस में कभी डिस्कस नहीं करने वाले कि जो DJ राकेश है वो धोनी का फैन है कि कोहली का फैन है। तो तुम दोनों के फैन हो जाओ, उनको पता भी नहीं चलेगा, दोनों खुश रहेंगे। वापस आते हैं, तो तरीके से, सलीके से काम करना बहुत जरूरी है। सलीके से सुनो बेटा, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। चलो, चेंज इन मोमेंटम चाहिए मेरे को, डेल्टा पी चाहिए, तो अपन इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। अब देखो, सलीके से चलेंगे, बहुत मजा आएगा। सलीके से चलने में बहुत ही मजा आता है। इनिशियल मोमेंटम बेटा, इसका मास m, वेलोसिटी v, तो इधर मोमेंटम कितना बन रहा है, mov बन रहा है, सही है। मास m, वेलोसिटी v, तो मोमेंटम कितना बन रहा है, mv बन रहा है। कितना बन रहा है, mv। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। सो mv का इधर कंपोनेंट mv cos थीटा, किधर, नीचे को, और एक कंपोनेंट इधर mv sin थीटा, आगे को। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आगे को कितना है, x में है mv cos थीटा, तो इसके आगे मैंने लगा दिया i कैप। x में कितना है, mv cos थीटा, सॉरी sin थीटा होगा ना, थीटा नीचे आ रहा है, मुझे माफ करना बच्चों, है ना। ये थीटा तो ये थीटा, तो x में कितना आएगा, mv sin थीटा। सो इनिशियल मोमेंटम mv sin थीटा x में, तो इसके साथ i कैप। और y में कितना आ रहा है, mv cos थीटा, पर नीचे आ रहा है तो माइनस mv cos थीटा j कैप लिख सकते हैं। देखो, मोमेंटम mv हुआ, इधर mv cos थीटा, किधर, नीचे में, माइनस j कैप। फाइनल मोमेंटम की बात करें बेटा, फाइनल मोमेंटम की बात करें
ये एम वी है, फाइनल मोमेंटम ये बना एम वी, एंगल कितना है थीटा। अब यहाँ कितना आएगा एम वी साइन थीटा, किधर नेगेटिव एक्स में, एम वी साइन थीटा किधर नेगेटिव एक्स में, सो माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप। अगर मैं फाइनल मोमेंटम को लिखूं तो क्या लिखूंगा, एम वी इधर एम वी साइन थीटा किधर माइनस आई कैप में, और नीचे को एम वी कॉस थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा जे कैप। समझ में आया, ये एम वी इधर गया, इधर ये थीटा, एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस एम वी कॉस थीटा जे कैप, ये एम वी इधर आया, एम वी साइन थीटा माइनस आई कैप, एम वी कॉस थीटा माइनस जे कैप। अब मान लो वेलोसिटीज चेंज होती तो अलग अलग वेलोसिटी रख देते, चेंज कर लो v1 v2, खत्म। अब अगर एनर्जी कंजर्व नहीं है तो ऐसे कर सकते हो। अब अगर वेलोसिटी सेम है तो खेल जाएंगे, फिर सेम फॉर्मूला आ जाएगा जो पिछली बार सीखा है। समझ में आया, तो ये एग्जैक्ट मेथड है पूरा। मान लो वेलोसिटी अलग अलग है, लड़ने के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई, इफ एनर्जी इज लॉस्ट, अरे ये हमेशा वैलिड, ये तो मेथड है ना, चाहे लॉस्ट हो चाहे ना हो, है ना। तो गए किस वेलोसिटी से v1, आए किससे v2 से, तो यहाँ v1 यहाँ v2 यहाँ v1 सॉरी गए किस वेलोसिटी से v1 से, लौटे किससे v2 से, तो बस इतना चेंज होगा, v1 v1 हो जाएगा, v2 v2। अब अगर सेम वेलोसिटी से आए हो, अगर आप कह रहे हो v1 इक्वल टू v2 है तो एम वी साइन थीटा सब सेम हो जाएगा। उस केस में डेल्टा पी जो मैंने निकाल के दिखाया तो वही आएगा। इस केस में माइनस के साथ आएगा माइनस 2 एम वी साइन थीटा। अगर v1 v2 बराबर कर दोगे और दोनों को इक्वल v के कर दो, फिर उसका चेक कर लेना, ये भी एम वी साइन थीटा आई कैप, एम वी कॉस थीटा, ये भी एम वी, ये भी एम वी, तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, माइनस करते वक्त दोनों बराबर हो जाएंगे एम वी, और इससे ये माइनस होगा तो माइनस 2 एम वी आ जाएगा तब ये। तो ये केस मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, क्लियर है। तो नीट में अभी तक यही केस आया जब वेलोसिटी सेम रहती है। तो अगर वॉल के साथ एंगल दिया है तो चेंज इन मोमेंटम इज 2 एम वी कॉस 2 एम वी साइन थीटा, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है तो 2 एम वी कॉस थीटा। इसके ऊपर सवाल देख लें, नीट 2016 क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। तो बेटा इम्पल्स पूछा है, मुझे इम्पल्स तो निकालना आता ही नहीं है, मैं इम्पल्स की जगह क्या निकालूंगा, चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, एंगल कौन सा दिया है बेटा, अल्फा वाला दिया है, वॉल के साथ नहीं दिया है, तो 2 एम वी कॉस अल्फा, 2 एम वी कॉस अल्फा। देखो v वेलोसिटी से गया है, v वेलोसिटी से लौटा है, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व्ड है ना, एनर्जी रिलीज नहीं हुई, एनर्जी लॉस नहीं हुई है, और अल्फा दे रखा है तो 2 एम वी कॉस अल्फा। वॉल वाला एंगल होता है 2 एम वी साइन थीटा। तो 2 इंटू मास कितना है, m ही है, वेलोसिटी कितनी है v, और cos 60, cos 60 होता है बेटा हाफ, सो 2 एम वी इंटू हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, एम वी इज द आंसर। क्लियर है, 2 एम वी समझ में आया। अब यहाँ पे ये एंगल दिया होता तो ये कर लेते, या तो ये एंगल निकाल लो 30 डिग्री, अब 2 एम वी साइन 30 निकाल दो, जैसे सही लगे। साइन 30 इज अगेन हाफ, तो हाफ से ये कैंसिल, चेंज इन मोमेंटम इज एम वी एंड दैट इज द इम्पल्स। क्लियर। नेक्स्ट 2006 क्या है, A 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle of 30 degree. It is reflected with the same speed at the same angle. देखो क्या बोला, it is reflected with the same speed at the same angle. It is reflected with the same speed at the same angle. It is reflected with the same speed at the same angle. यानी हमारा मेंटोस मेथड अलाउड होगा. If the ball is in contact with the wall for 0.25 seconds, एवरेज फोर्स पूछी है, तो इम्पल्स निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, एवरेज फोर्स आ जाएगी। तो बेटा ये बॉल है, ये बॉल लड़ी पलट कर वापस आई, क्या बोल रहा है, बॉल का मास 0.5 kg m, जिस वेलोसिटी से लड़ी है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एट द सेम एंगल। एंगल देखो क्या दिया है 30 डिग्री, कौन सा एंगल है, एंगल विद द वॉल है या एंगल अल्फा वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री है, चेक करना पड़ेगा, है ना। इट स्ट्राइक्स हार्ड वॉल नहीं, a 0.5 kg बॉल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ इतना स्ट्राइक्स अ हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो वॉल को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो अपने पास थीटा है, सीधा सीधा डेल्टा पी निकाल दो, 2
एम वी साइन 30 साइन थीटा। बोलो समझ में आया? अपने पास थीटा ही तो दिया है सीधा सीधा, है ना। हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो 2 इंटू मास इज 0.5 इंटू वेलोसिटी इज 12 इंटू साइन 30। साइन 30 इज हाफ, हाफ से 2 कैंसिल, 12 5 जा 66। फिर हमसे एवरेज फोर्स पूछी है बेटा, तो F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये 6 हो गया। टाइम कितना है 0.25, तो यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर 0 0, 25 से काटोगे, सो 5 से काट दो, 5 12 जा 60, 0 5 25, 5 जा 5 5 2 जा 10 और 25 जा 20, 24 न्यूटन इज द आंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा यहीं पे आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।